पहले से इंडिया की छवि चेंज हुई है? सपेरों और नागों और भिखारियों का देश जैसे शब्द इस्तेमाल करते थे वो हमारे देश के लिए, लेकिन आज समय बहुत बदल चुका है। एवरीबडी नोज कि इंडिया क्या है। क्या भगवान को मानते हो? हम हमेशा से बोल रहे हैं कण कण में भगवान है, तो मानना बेकार था। अब जब साइंटिस्ट ने बोला कि 10 साल बाद एंकरिंग का भविष्य क्या होने वाला है? नाउ वी आर इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंकरिंग का स्पेसिफिक भविष्य ये है। आजकल बच्चे 10th क्लास में ही कमिटेड हो जाते हैं, तो क्या ये सही है? बच्चे वही होते हैं ना कि आईना होते हैं हमारी परवरिश का। वो जो देख रहा है वो उसको रेप्लिकेट करेगा ही करेगा, और हम और आप इसे तब तक नहीं रोक सकते हैं जब तक हम पड़ोसी कौन है आप उसको भी नहीं जानते हो आज की तारीख में। somebody expired in a flat और उनकी लाश 10 दिन बाद क्योंकि बदबू आई इसलिए मिली। इट्स सो सैड, इट्स सो सैड। बेवकूफ़ी कहना चाहूँगी मुगल्स की कि उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया। बहुत दुख होता है ये सब देख के। जिंदगी में ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस आए जब लगा कि अब खत्म हो गई जिंदगी। अंत अस्ति प्रारंभ, एंड इज द न्यू बिगिनिंग। सो हाय मेगा, हाउ आर यू एंड कैसे हो आप और क्या अच्छा चल रहा है? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आई ऑलवेज यूज गुड वर्ड्स फॉर माई सेल्फ। आई Okay. कीप दैट इन माइंड कि अपने लिए अच्छी बातें ही बोला करो। तो सब ठीक है, सब अच्छा है। अर्थ इज मूविंग, वी आर अलाइव, ब्रीदिंग, सब ठीक है। हम लोग सबसे पहले जानना चाहते हैं कि आपने एज एंकर अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी? एज एन एंकर मैंने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करी, ये इस सवाल का जवाब मैं कई बार दे चुकी हूँ। बट आपने वो बुक पढ़ी है या मूवी देखी है, द एक्सीडेंटल प्राइम प्राइम मिनिस्टर? मिनिस्टर, राइट? सो आई एम एन एक्सीडेंटल एंकर, यू कैन से। ओके। मेरा कोई प्लान नहीं था एंकर बनने का। आई वाज टू बिकम अ डॉक्टर। लेकिन कुछ ऐसा हुआ लाइफ में, कुछ चीज़ें ऐसी हुई सडनली कि मैं इस प्रोफ़ेशन में आई। आई गॉट अ चांस वन डे टू होस्ट समथिंग ऑन स्टेज एक्सीडेंटली, और वहाँ से आई थिंक सम पीपल केम टू मी। कुछ ऑफ़र आया दूरदर्शन से, फिर मैंने दूरदर्शन जॉइन किया। फिर समझ आया, जब थोड़ी कमर्शियल समझ आई धीरे-धीरे, तो स्टार्ट किया कि हाँ, फ्रीलांसिंग भी एक चीज़ होती है। देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड फ्रीलांसिंग व्हिच यू कैन आई मीन वेयर यू कैन बी व्हाटएवर यू वांट, बी योर ओन बॉस एंड डू योर स्टफ। तो वहाँ में से मैंने आई स्टार्टेड डूइंग अ फ्रीलांसिंग एंकरिंग फॉर कॉर्पोरेट्स एंड फॉर द गवर्नमेंट इवेंट्स आल्सो। और उसके बाद मैंने कंपनी अपनी बनाई खुद की, इवेंट मैनेजमेंट की। तो कंपनी भी बन गई, कॉर्पोरेट में घुस भी गए, काम करना भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन एंकरिंग इज़ माय आई थिंक थिंग व्हिच आई लव डूइंग। शायद मैं नर्सरी में थी तब भी मेरे पास मेरे घर में नर्सरी के मेरे सर्टिफिकेट्स हैं जिसमें मेरा नाम ओरेटर लिखा हुआ है। सो आई थिंक इट वाज़ इन मी आप सिंस स्कूल में भी बहुत ऑलवेज़। एक्टिव रहते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बहुत, बहुत, बहुत। आई वाज़ वेरी एक्टिव इन माय स्कूल। इफ देयर वाज़ एनीथिंग हैपनिंग इन द कल्चरल्स या कुछ भी स्टेज पे हो रहा है, कोई फंक्शन है, तो आई एम देयर। सो मैं हमेशा होती थी, चाहे वो ऐसे कॉम्पिटिशन हो या कोई कोई यू हैव टू आई हैव टू बी इन सम ओरिएंटेशंस या कहीं पे भी, सो आई वाज़ ऑलवेज़ देयर। तो इट वाज, कैन बी सेड दैट वो ब्लड में था आपके। हाँ, यू कैन से माय नाना वाज़ अ वेरी गुड लॉयर, और मेरे दादाजी भी गवर्नमेंट जॉब में थे एंड दे बोथ वर वेरी गुड स्पीकर्स। माय फादर यूज्ड टू टीच मी वंडरफुल थिंग्स इन हिंदी। तो हाँ, ये मेरे ब्लड में था। आई वाज़ ब्लेस्ड विद इट। ओके, सीधे आगे बढ़ते हैं। हुँ। क्या कभी ऐसा होता था जैसे जनरली लोगों के साथ होता है कि यू नो बीइंग फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, हुँ, हुँ। जब हम बड़े-बड़े स्टेजेस पे जाते हैं तो हुँ। कई बार बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ऐसा कभी हुआ आपके साथ? मुझे नहीं लगता कि जगह से कोई फ़र्क पड़ता है। सी मैं तो सिर्फ़ एंकरिंग कर रही हूँ। हुँ, हुँ। छोटी जगहों से, एग्ज़ाम्पल बिहार से सबसे ज़्यादा आईएएस ऑफ़िसर्स निकलते हैं। हुँ, हुँ। तो जगह का की कोई बात नहीं रह गई है अब, जब आपके हाथ में पूरी दुनिया, यू हैव फ़ोन्स इन योर हैंड, सोशल मीडिया आपके हाथ में है। आपके पास हर चीज़ का एक्सेस है। वो हाँ, हुआ करता था पहले के लोगों के पास इतना एक्सपोज़र नहीं था, उनके पास इतना एक्सेस टू नॉलेज नहीं था, अब तो सब कुछ है। तो ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि जब भी मैं किसी स्टेज पे गई, मैं बहुत प्रिपेयर होके गई। होमवर्क हर चीज़ में ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि बस आप स्टेज पे चले गए, आपने 4 बातें अपने फ्लो में पढ़ ली और वही आपको फ़ॉलो करना है, ऐसा नहीं है। यू हैव टू इम्प्रोवाइज़। दैट्स व्हाई यू आर कॉल्ड देयर, दैट्स व्हाई यू आर कॉल्ड एज़ एन एक्सपर्ट देयर। तो आपको अपनी एक्सपर्टीज़ दिखाने के पहले थोड़ी-सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रिपरेशन करनी चाहिए अच्छे हाँ, से। तो मैं हमेशा प्रिपेयर होके गई, तो ऐसा कभी नहीं हुआ, और लोग भी
ऐसे नहीं है कि आपको इस तरह से कोई जज नहीं करता कि ये कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं। लोग आपको आपके एक्सपीरियंसेस से जज करते हैं, आपके काम करने के तरीके से जज करते हैं और असली प्रोफेशनल दुनिया ऐसे ही काम कर रही है। हम लोग देखते हैं जनरली खासकर अभी यूथ में कि स्टेज पे जाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं या और व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन दे आर ब्लैंक। उनको कुछ नहीं पता होता कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वहाँ जाके क्या बोलेंगे, अगर हमको शिवरिंग हुई तो कैसे बिहेव करेंगे, इतनी सारी ऑडियंस के सामने कैसे बिहेव करेंगे। तो उसमें आप प्रिपेयर कैसे करते हो अपने आप को? देखिए, मुझे लगता है पहले तो कॉन्फिडेंस इज़ द की के साथ में कंटेंट इज़ द की, मैं हमेशा बोलती हूँ सबको। ओके। आप स्टेज पे क्यों गए हो? सवाल ये भी है। मुझे किसी ऐसी जगह में स्टेज पे खड़ा कर दिया जाएगा जिस जगह से मेरा कोई नाता ही नहीं है, तो मेरा पर्पस क्या है स्टेज पे जाने का? सपोज़ मुझे किसी ने इनवाइट किया है कि आप इनको वेलकम करो, इसके लिए हम आपको बुलाना चाहते हैं। तो मैं स्टेज पे जाऊँगी और 2 मिनट अपने दिमाग में प्रोसेस करूँगी कि एक्चुअली मुझे वेलकम किसे करना है? ये कौन लोग हैं? और मैं कौन हूँ जो इन्हें वेलकम कर रही हूँ? तो अपनी अथॉरिटी भी याद रखनी चाहिए इंसान को। सपोज़ मैं अपने किन्हीं मेरे जूनियर्स हैं, मैं उन्हें वेलकम करने के लिए स्टेज पे चढ़ी हूँ, तो मैं थोड़ा-सा कैजुअल रहूँगी। बोलूँगी हाँ, राइट। कि मैं आपको उस तरीके से वेलकम करूँगी। मेरे कोई सीनियर हैं या मुझे स्टेज पे बुलाया गया है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट आपके साथ बैठे हुए हैं, तो मुझे ये याद रखना चाहिए कि वो किस तरह से वेलकम होने में अकस्टम्ड हैं। हुँ, वो किस ऐसा नहीं है कि मैं अपने तरीके से जाके करूँ और बोलूँ कि अरे मैं तो अपने तरीके से करूँगी, ऐसा नहीं है। हर जगह का एक डेकोरम होता है, हर कुर्सी का, हर प्लेस का अपना एक डेकोरम होता है, उसको मेंटेन करना आपकी ज़िम्मेदारी होती है जब आप स्टेज पे होते हैं। जब आप स्टेज से बोल रहे हैं, आप रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं ना सिर्फ़ अपने आप को, बल्कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को। तो ये चीज़ ध्यान में रख के तैयारी करके अगर आप स्टेज पे चढ़ते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आपके हाथ में रहता है और सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस तो आपकी फिजिकल अपीयरेंस से भी आता है। यू कांट डिनाई दैट। जब आप कंफर्टेबल होते हैं, आप कैसे दिख रहे हो, आपने ठीक कपड़े पहने हैं कि नहीं, आपके बाल ठीक है कि नहीं। तो स्टेज पे जाने से पहले अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं स्टेज में, आप ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हैं स्टेज से, तो 5 मिनट किसी भी आईने के सामने चले जाइए 5 मिनट के लिए। 5 मिनट माँगिए किसी से भी, यार मुझे 5 मिनट आप दीजिए स्टेज पे जाने से पहले। गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड टॉक टू योरसेल्फ जस्ट फॉर 5 मिनट्स। वो आपको आपका कॉन्फिडेंस कुछ किस तरह 50% तो किस बूस्ट तरह की करेगा। बातें करना चाहिए इसमें? मुझे लगता है आपको अपने आप से बात करना चाहिए। पहले तो आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए, जैसे आप सैल्यूटेशन से स्टार्ट करते हैं कि अगर गुड मॉर्निंग है, तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। मैं मेघा ठाकुर आपका बहुत स्वागत करती हूँ आज यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को देख के और आप सभी यहाँ आए हैं। ये आज हमारा सौभाग्य है, हमारे अतिथि यहाँ पे हैं और हम सभी का स्वागत करते हैं। इस तरह के कुछ शब्द जो आप डेली लैंग्वेज में यूज़ नहीं करते, लेकिन वो अच्छे लगते हैं सुनने में, बोलने में स्टेज पे, या अगर आप कोई कोटेशन स्टेज पे बोलने वाले हैं, तो एक बार उसको देख के प्रैक्टिस कर लीजिए। आईने में जब आप अपनी आँखों से आँखें मिला के जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो हाँ, वो आपका रिफ्लेक्ट स्टेज पे भी करता है। तो आपने देश में, विदेश में इंडिया को रिप्रेज़ेंट किया है। इतने सारे इंटरव्यूज़ ले चुके हो आज तक आप। क्या स्टेज पे अभी भी चढ़ने से पहले आपको डर लगता है? बिल्कुल, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस सच में खराब होता है, वो कभी नहीं होना चाहिए इंसान में। जब कहते हैं ना थोड़ा-थोड़ा सा डर लग रहा है, मुझे थोड़ी-थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है, वो थोड़ी नर्वसनेस ही आपकी सक्सेस का कारण होती है। क्योंकि उस थोड़ी-सी नर्वसनेस के चक्कर में आप कोई बहुत स्टूपिड काम नहीं करते। हुँ, आप छोटी-मोटी त्रुटियाँ, गलतियाँ कर सकते हैं, जिसकी माफ़ी हर किसी को है। कोई भी हो इस दुनिया में, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हो या हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या एक छोटा-सा कोई किसी अस्पताल में काम करने वाले कंपाउंडर हों, वो भी गलतियाँ करते हैं और सबसे गलतियाँ होती हैं और सबकी गलती की माफ़ी है। तो राइट। जब आप मंच पे जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि छोटी-मोटी गलती की सबको माफ़ी है और कोई यहाँ आपको माइनस मार्किंग देने नहीं बैठा हुआ है कि आप आधे मार्क्स से आपका यूपीएससी छूट जाएगा। तो कोई आप जज नहीं कर रहा है आपको। कोई जज नहीं कर रहा होता है आपको। वो बैठे हैं आपको सुनने के लिए और अच्छा सुनना किसे बुरा लगता है? आप अच्छा ही बोलने जा रहे हैं ना आप। आप कोई राइट। गाली बकने तो स्टेज पे जा नहीं रहे हैं। अगर ऐसा करने जा रहे हैं तो कृपया ना जाएँ। तो थोड़ी बहुत नर्वसनेस मुझे हमेशा होती है और मुझे अच्छा लगता है जब वो होती है। मैं ओवर कॉन्फिडेंट होती हूँ तब मुझे गड़बड़ लगती है या कुछ गड़बड़ है। तो हाँ, तो आप ओके। तैयारी ज़्यादा अच्छी करते हो फिर आप नर्वसनेस में। हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब हम प्रिपेयर होके जाते हैं, स्टेज पे स्पीच दे रहे होते हैं और हम वर्ड्स भूल जाते हैं। हुँ। ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हो?
हाँ, जनरली मेरे पास एक बहुत बड़ा वर्ड बैंक है ऑनेस्टली, हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों का वर्ड बैंक मेरे पास काफ़ी बड़ा है। और बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने सोचा था कि मुझे इस जगह पे ना ये शब्द इस्तेमाल करना है, लेकिन अब वो शब्द याद नहीं आ रहा। तो आप उसकी जगह आम शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको मंच पे खड़े होके वही शब्द याद कर रहे हैं कि यार वो शब्द क्या था? प्रोपेगेंडा बोलना था पर वो याद नहीं आ रहा है मुझे, बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। तो आप जब वहाँ खड़े होके सोच रहे होते हैं तो आप समय बर्बाद कर रहे होते हैं अपना और सबका। वहाँ समय बर्बाद करने का स्कोप नहीं है, आप शब्द बदल लो। क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत ही कम होता है आपके पास और उस टाइम पे अगर आपने अपनी स्पीच डिलीवर नहीं करी, तो आप पूरे डिस्कनेक्ट हो जाते हो फिर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और जब आप मुझे वो शब्द याद नहीं आ रहा, इस तरह की बातें बोलते हो ना, तो लोग जो आप कह रहे थे ना, वो भूल जाते हैं। राइट। क्योंकि मंच से लोग ज़्यादा जज करते हैं। भले ही वो आके मंच पे उस तरह से नहीं बोल पाएँगे जितना अच्छा आप बोल रहे हो, लेकिन आपकी गलतियों को जज वहाँ से बहुत अच्छा किया जाता है। पूरा कॉन्टेक्स्ट ही हम सेट नहीं जो करने की कोशिश करते हैं वो बदल वो जाता है। बदल जाता है। तो राइट। पर्पस फुलफिल होना चाहिए, आप शब्द कोई भी इस्तेमाल करो। हुँ। क्या आप मेडिटेट करते हो? मैं मुझे लगता है मैं चलती-फिरती सेल्फ मेडिटेटर हूँ। ऐसे बैठ के मैं मेडिटेशन नहीं करती हूँ, मैं करना चाहती हूँ तो बहुत मन है मेरा कि मैं सीखूँ मेडिटेशन और करूँ। बट हाँ, बिफोर द इवेंट मैं इवेंट के 15 मिनट पहले से किसी से बात नहीं करती। ओके। आई थिंक वो मेरा मेडिटेशन टाइम होता है। और इफ़ आई एम जस्ट सिटिंग समवेयर, मेरा दिमाग हमेशा ऑन है, मैं अपने आप से बातें करती रहती हूँ। मैं अपने आप से बहुत बातें करती हूँ। तो मैं कभी-कभी खुद को समझा लेती हूँ कि थोड़ी देर के लिए शांति से बैठो, एंड दैट इज़ आई थिंक आई कीप ऑन डूइंग सेल्फ मेडिटेशन एवरी नाउ एंड देन। सब लोग किसी न किसी भगवान को मानते हैं और हमेशा स्टेज पे चढ़ने से पहले उस भगवान से प्रे करते हैं। क्या भगवान को मानते हो? भगवान को तो सबको मानना चाहिए, बिकॉज़ मेरे कांसेप्ट्स बहुत क्लियर हैं इस मामले में कि मेरे लिए भगवान क्या है? भगवान मेरे लिए, जब मैं कहती हूँ कि भगवान ऊपर देख के हम भगवान को याद करते हैं, तो मुझे लगता है ये शरीर ही हमारा भगवान है, हमारे भगवान इसी के अंदर हैं। और जब हम ऊपर देखते हैं तो ऊपर कहते हैं ना भगवान ऊपर हैं, तो भगवान एक्चुअली ऊपर हैं मतलब यहाँ हैं, आपके मस्तिष्क में हैं। आप जितना अपने आप को सधा हुआ रखोगे, मेडिटेट करोगे या अपना दिमाग शांत रखोगे, उतनी ज़्यादा जल्दी आप भगवान से कनेक्ट हो सकते हो, उतनी ज़्यादा जल्दी आप उन तक पहुँच सकते हो। तो हाँ, मैं बिल्कुल भगवान को मानती हूँ और मैं हमेशा से देवी जी को बहुत मानती हूँ। और सिर्फ़ स्टेज पे चढ़ने से पहले ही नहीं, आम मेरी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा में जब भी मैं कुछ कर रही होती हूँ, तो मैं भगवान को याद करती रहती हूँ। मेरे कुछ 2 मंत्र हैं। जब भी मैं कुछ या मैं किसी भगवान की किसी ऐसी जगह से निकलती हूँ जो स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, मंदिर है या कुछ है, तो मैं मन में वो मंत्र जाप कर रही होती हूँ। अक्सर लोग मेरे साथ होते हैं, बोलते हैं, "तुम क्या कर क्या रही हो? बड़बड़ा रही क्या हो? बड़बड़ा रही हो? तुम क्या बोल रही हो? कौन-सा मंत्र फूँक रही हो?" मैं मंत्र नहीं फूँक रही हूँ, मैं ऐसी जगह से निकल रही हूँ जहाँ लोग आके प्रार्थना करते हैं। यानी कि हुँ। इस जगह की ऑटोमैटिकली एनर्जी जो है वो बहुत हाई है, क्योंकि लोग स्पिरिचुअली कनेक्ट हैं इस जगह से। स्पेस का फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। जिस जगह पे आके लोग दिया जलाते हैं, उस जगह में शुद्धि है, जहाँ पे मंदिर में घंटा है, जब साइंस भी मानता है कि जब हम मंदिर की घंटी बजाते हैं तो हमारे हाथ वाइब्रेशंस के आते हैं, जो वाइब्रेशंस हैं वो हमारे हाथ के जो जर्म्स होते हैं उन्हें किल फ़ील करते हैं। करते हैं। तो देयर इज़ सम रीज़न दैट दैट ऑल ऑफ दिस एक्सिस्ट। तो मैं बहुत मानती हूँ भगवान को। इनफैक्ट ये भी बोला जाता है कि जो हम घर पे पूजा करते हैं, तो पहले क्या होता था कि जो घंटी होती थी, वो तो हम बजाते थे और हर रूम के कॉर्नर्स में भी जाके बजाते थे। बिल्कुल, वो इसी कारण से कि नेगेटिव एनर्जीज़ वहाँ से वाइप आउट होती थी। बिल्कुल। आपने कहा कि आप देवी जी को बहुत ज़्यादा मानते हो। कुछ कारण है इसके पीछे? मुझे नहीं लगता कोई कारण है इसके पीछे, ये बहुत नेचुरल था। शायद बचपन में मेरे साथ, मुझे अभी तक कुछ कोर मेमोरीज़ पता है आपको बचपन की बहुत याद रहती हैं। जी। मुझे ये भी याद है, मुझे एक कोर मेमोरी मेरी तब की भी याद है जब मैं 5 साल की थी। और बहुत बचपन से ही मुझे सपने जब आते थे, तो मैंने कई बारी सपने में, अब आई डोंट नो कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली, मैंने देवी जी को बहुत देखा। हुँ। फिर वन्स मेरी नानी, जब मैं एक बार अपनी नानी के घर थी, तो मेरी नानी ने पंडित जी को बुलाया घर पे, तो हमारे यहाँ दीक्षा लेना बहुत ज़रूरी होती है ओके। पंडित जी से। तो हमने दीक्षा ली, उन्होंने फिर वो सजेस्ट करते हैं आपको कुछ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि, क्योंकि उन्हें लगा होगा कि इसको शक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये अकेली है तो इसको बहुत शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी हमेशा जीवन में। तो उन्होंने मुझे एक आइडिया ऑफ लिविंग दे दिया। उन्होंने बोला कि तुम देवी जी की ना पूजा किया करो, उनकी प्रार्थना किया करो, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया करो और नवरात्रि आए तो फास्ट रखा करो। तो मेरे लिए तो वो एक रीज़न, तो मतलब मुझे तो उन्होंने कहा है करना है तो मैंने किया। पर उससे जो मुझे शांति मिली ना, मुझे लगता है कि मैंने उसको फिर कभी छोड़ा नहीं। मैंने वो चीज़ हमेशा अपने अंदर इंटैक्ट रखी
और बहुत सारे इंसिडेंसेस, बहुत सारे कोइंसिडेंसेस मेरी लाइफ के हैं जो मुझे देवी जी से कनेक्ट करते हैं, और इसीलिए शी इज़ माय सोर्स ऑफ पावर। तो मैं उनकी आराधना भी करती हूँ, उनकी पूजा भी करती हूँ और उन्हें हमेशा मन में याद रखती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मुझे जाना है मंदिर और मंदिर में जाके ही पूजा करना है। मैं नवरात्रि के फास्ट रखती हूँ, उसके बहुत सिग्निफिकेंस हैं, हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है राइट। रखने में, तो मैं रखती हूँ। ऐसा कोई लोग कहते हैं कि अरे हम नहीं मानते ये सब चीज़ें, आप ना मानें, मेरे लिए तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मुझे वो हेल्दी भी करता है, मेरे माइंड को क्लीन करता है, मेरी बॉडी को क्लीन करता है, मुझे ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाता है। मैं उन 9 दिनों में ज़्यादा मेडिटेट कर पाती हूँ। तो मैं इस एंगल से अगर देखूँ तो मेरे लिए तो स्पिरिचुअलिटी एक ब्लेसिंग है अपने आप में, तो मैं स्पिरिचुअल हूँ। आप सोलो ट्रैवलिंग भी करते हो? हाँ, काफ़ी करना पड़ता है जब आप किसी इवेंट में जाते हो, तो सोलो ही आपको जाना होता है, और उस बीच में मैं काफ़ी घूमना पसंद करती हूँ। इवन इफ अगर इवेंट में बहुत बड़ा ग्रुप भी है, तो भी मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा स्लाइड हो जाती हूँ ग्रुप से, और मैं अकेले घूमना ज़्यादा पसंद करती हूँ। ओके। जनरली बोला जाता है कि लड़की अगर ट्रैवल कर रही है अकेली, अच्छा। तो शी इज़ ब्रेव, हुँ, हुँ। बट अगर लड़का अकेला ट्रैवल करता है, तो इट्स नॉर्मल। क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी है? ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, ये तो ऑनेस्ट है ना, ये तो सच है। हम जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह के लिए इसलिए सच है। आप समझिए, मैं इसको ऐसा नहीं कहूँगी कि ये हमेशा का सत्य है या ये ऐसी चीज़ हो गई है जो पुराणों में लिख दी जाए कि हमेशा ऐसी ही रहेगी। ऐसा नहीं है। हम आज जिस समय में आप और हम जी रहे हैं, जिस भी हम युग की बात कर रहे हैं, ये सतयुग नहीं है, ये कलयुग है। और कलयुग में कुछ हम सब जानते हैं कि हम में से वहाँ एक महाकुंभ चल रहा है, और जो भीड़ आई है, वो इस बात का सबूत है कि हम मानते हैं कि हमने कुछ पाप किए हैं जो हमें किए हैं, धोने के लिए जाना है। राइट। तो इतनी बड़ी भीड़ जो इकट्ठा हुई है, ये आपके लिए और मेरे लिए साक्ष्य है। हम सब जानते हैं कि हम गलत हैं कहीं न कहीं। तो इस समय में जहाँ हम इतने सारे केसेस देखते हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ भी होती हैं। मैं तो ये भी कहूँगी कि भाई कोई लड़का अगर अकेला जाता है या अकेला कोई डिसीज़न लेता है, अकेले रहने का भी फैसला करता है, तो वो भी ब्रेव है, वो बहुत ब्रेव है। क्योंकि आजकल लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है किसी भी चीज़ में, अच्छाई में भी और बुराई में भी। तो हाँ, ये ब्रेव है। इस सेंटेंस को बेहतर किया जा सकता है ये बोल के कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों अगर अकेले कुछ करने की क्षमता रखते हैं, तो वो ब्रेव है। ये ओके। नॉर्मल तो नहीं है आज के समय में, इट्स ब्रेव। तो आप फेमिनिज़्म को ज़्यादा मानते हो? फेमिनिज़्म तो आई थिंक फेमिनिज़्म का कांसेप्ट थोड़ा हमारे यहाँ हिला हुआ है, बोलूँगी अगर मुन्ना भाई एमबीबीएस की लैंग्वेज में, कि हिला हुआ है, क्योंकि आपके फेमिनिज़्म हिसाब से क्या फेमिनिज़्म है? फेमिनिज़्म इज़ कंप्लीटली इन इक्वालिटी बेस्ड, ओके? हम यहाँ ओके, फेमिनिज़्म बराबर है। फेमिनिज़्म ऐसा नहीं है कि फीमेल को ऊपर रखो, मेल को नीचे रखो। फेमिनिज़्म इज़ लाइक दिस। ओके। फेमिनिज़्म इज़ अ वेस्टर्न वर्ड एंड वेस्टर्न कांसेप्ट। हुँ, हुँ। उससे लाखों करोड़ों गुना अच्छा कांसेप्ट हमारे खुद के पुराणों ने हमें दिया हुआ है। ओके। हमारे खुद की माइथोलॉजी ने हमें समझाया हुआ है। हमें क्यों फेमिनिज़्म जैसे शब्द की ज़रूरत है? क्यों नहीं हम रामायण का एग्ज़ाम्पल उठा लेते? क्यों नहीं हम थोड़ा बहुत गीता को पढ़ लेते? क्यों नहीं हम थोड़ा बहुत शिव पुराण में देख लेते, झाँक लेते, विष्णु पुराण देख लेते और समझ जाते कि हर जगह जहाँ सीता राम है, जहाँ गौरी और शिव हैं, जहाँ पे राधा और कृष्ण हैं, यहाँ सबसे पहले नाम जिसका लिया जा रहा है वो आपके सामने है। राइट। तो फेमिनिज़्म तो ठीक है, ये आजकल का शब्द है, बट हमारे लिए हमारे धर्म में कह लीजिए या हमारी संस्कृति कहना ज़्यादा ठीक होगा, कि हमारी संस्कृति में तो पहले से ही महिलाओं को ऊपर रखा गया है, और उसका उसका बहुत बड़ा कांसेप्ट है, बहुत बड़ा रीज़न है। ये फेमिनिन एनर्जी जो होती है, वो दुनिया में सबसे पावरफुल एनर्जी होती है, यू कैन नॉट डिनाई इट, बिकॉज़ अ फीमेल, अ फेमिनाइन इज़ एबल टू गिव बर्थ, राइट। और उससे बड़ा वो जीवनदाता है, जीवन देती है। हाँ, उससे बड़ा आपको एग्ज़ाम्पल क्या चाहिए ये बताने के लिए कि सर्वोपरि कौन है, क्यों ऊपर है, क्यों रखना चाहिए ऊपर? क्योंकि आपके आस-पास है। मेरे लिए तो ख़ैर मैं बोलूँ अगर कि आप मदर और फादर में से कौन ज़्यादा ऊपर है, तो मैं बोलूँगी कि दोनों मेरे लिए बराबर हैं। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी, देन फेमिनिन एनर्जी इज़ द टॉप मोस्ट एनर्जी इन द वर्ल्ड और आउटसाइड द वर्ल्ड। आप इतनी कंट्रीज़ में ट्रैवल किया हुआ है आपने। आपको क्या लगता है कि पहले से इंडिया की छवि वहाँ पे चेंज हुई है? बहुत चेंज हुई है, बहुत चेंज हुई है, और मैं मतलब पहले का तो मुझे सुना ही है अब तक कि सपेरों और नागों का और भिखारियों का देश जैसे शब्द इस्तेमाल करते थे वो हमारे देश के लिए। लेकिन आज समय बहुत बदल चुका है।
एवरीबडी नोज़ कि इंडिया क्या है और मैं हमेशा बोलती हूँ लोगों को। आई हैव सेड इट ऑन मेनी स्टेजेस और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है इस बात को। लोग बोलते हैं इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, नाउ इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, अब इंडिया डेवलप हो रहा है। मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि इंडिया अब डेवलप नहीं हो रहा है। इंडिया वाज़ मच मोर डेवलप्ड देन दिस एंटायर ग्लोब लॉन्ग अगो। We lost our path somewhere. Now we are only redeveloping. We are a redeveloping nation rather than a newly developing nation. हम सबसे ऊपर थे भी और हाँ, शायद बीच में कहीं खो गए थे बट नाउ वी आर कमिंग बैक। जभी भी आप बड़े-बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ लेने जाते हो, शायद आपने बमन ईरानी जी का भी इंटरव्यू लिया राइट। है ना? तो इतने बड़े लोगों का इंटरव्यू लेने से पहले आपको कुछ घबराहट होती है कि मैं इतने बड़े आदमी का इंटरव्यू ले रही हूँ? नहीं, मुझे इसलिए घबराहट नहीं होती कि मुझे इस बात पे बहुत प्राउड फील होता है पहले कि पहले तो मुझे चुना गया है इस काम के लिए। हुँ, यानी कि शायद मेरे अंदर आई एम वेल इक्विप्ड, मेरे पास वो अस्त्र-शस्त्र तो हैं। हाँ, अब ज़्यादा हिंदी में बोलूँ तो कौन-सा बाण कब चलाना है, ये डिसीज़न मेरा होना चाहिए। तो घबराहट से ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे होता है, मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ और मैं बहुत अच्छी अ, रिसर्च करके जाती हूँ उनके बारे में, पूरा होमवर्क करती हूँ। जब मैं यहाँ आई थी आपने मुझे बताया आपने मेरे बारे में कितना अच्छा होमवर्क किया और इट वाज़ आई वाज़ रियली सरप्राइज़्ड विद इट। तो ऐसा ही कुछ होता है जब मैं उनका इंटरव्यू लेने जाती हूँ। ओके। मैं उनके जितने वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे जो उन्होंने इंटरव्यूज़ किए होते हैं उसके वीडियोज़ देख लेती हूँ, उनके बारे में पढ़ लेती हूँ और फिर ये सोच के बैठती हूँ कि मैं आज इस इंसान से कुछ बढ़िया सीखने वाली हूँ और लोगों को भी बताने वाली हूँ जो देख रहे हैं घर बैठ के कि कुछ तो अलग है इस व्यक्ति में इसलिए वी आर टेकिंग द इंटरव्यू ऑफ दिस पर्सन। आजकल सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है जभी भी हम किसी पॉडकास्ट में बैठते हैं या इंटरव्यू में बैठते हैं, क्वेश्चन सिलेक्शन इज़ अ वेरी बिग टास्क। आप इस चीज़ को कितना ईज़िली कर पाते हो और कैसे करते हो? मैं बेसिक क्वेश्चन स्किप करती हूँ। ओके, कोशिश करती हूँ मैं बेसिक क्वेश्चंस ना पूछूँ ओके। क्योंकि सामने अगर आपके कोई बैठा है, जो एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति है इसका टाइम बहुत कीमती है। कि टाइम कीमती तो है ही और जो हमें देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स उनका टाइम भी बहुत कीमती है। हुँ, आप बेसिक चीज़ें सपोज़ आपके सामने अमिताभ बच्चन बैठे हैं और आप ये उनसे पूछें कि आपने एक्टिंग की शुरुआत कैसे की थी? आप गूगल पे अमिताभ बच्चन एक्टिंग इतना भी डालोगे तो एल्गोरिथम आपको पूरी निकाल के दे चीज़ें देगी। सजेशन में ही दे देगा। आपको हुँ, क्लिक भी नहीं करना पड़ेगा। ये सब कुछ तो उन्हें पता है। उन्हें क्या नहीं पता है? क्यों ये इंटरव्यू डिफरेंट है? क्यों हम उनसे कुछ ऐसा पूछने वाले हैं जो शायद अभी हो रहा है और उसके जवाब लोगों के पास नहीं है? तो हम कोशिश करते हैं कुछ ऐसा ही उनसे पूछें जो नया हो, क्रिस्प हो और लाइफ में हर कोई सीखता चला जाता है। अब 2025 में अमिताभ बच्चन ने क्या सीखा मैं उनसे वो पूछूँगी कि अभी क्या अलग चल रहा है आपकी ज़िंदगी में? सो आई ट्राई टू स्किप द बेसिक क्वेश्चन। आप वर्कशॉप्स भी लेते हो किसी चीज़ की? समटाइम्स मैंने कुछ वर्कशॉप्स ली हैं फॉर पब्लिक स्पीकिंग एंड एंकरिंग। पब्लिक स्पीकिंग बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है पब्लिक स्पीकिंग इट्स नॉट जस्ट कि आपने कोई कोर्स कर लिया और आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग आ जाएगी। पब्लिक स्पीकिंग क्या है? आपकी पूरी पर्सनैलिटी है एंड यू, मी, एवरीबॉडी वी आर मेड ऑफ द एक्सपीरियंसेस दैट वी हैड इन लाइफ। तो क्योंकि बहुत कुछ आज डिफर करता है। आज क्या हुआ कि मैं रिसर्च कर रहा था इस चीज़ को लेके और जब मैंने क्वेश्चन के कुछ 2-3 शब्द लिखे यूट्यूब पे, तो यही क्वेश्चन सबसे पहले आ रहे थे। मतलब हमको लगता है कि अरे बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको क्यों आंसर करना है? बट आज भी ये क्वेश्चन बहुत लोगों के लिए बड़ा क्वेश्चन है कि हम कैसे लोगों से बात करें, कैसे अपने आप को रिप्रेज़ेंट करें, कैसे अपनी स्किल को एनहांस करें, यू नो मॉड्यूलेशन कैसे लेके आएँ वॉइस में। जैसे आपने बोला कि आपके पास बहुत बड़ी डिक्शनरी है, बैंक है, वर्ड बैंक है, हिंदी का और इंग्लिश का। लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हम इसको कैसे कैप्चर करें। तो फिर हमने सोचा कि नहीं, आज यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर सच क्वेश्चंस। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आप थोड़ा इसमें बताइए कि कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को? देखिए ये जो आपने सवाल किया ना इसके ऊपर या तो किताबें लिखी जाती हैं या तो पूरी-पूरी सीरीज़ बनाई जाती है तब इसके आंसर किसी को मिल पाते हैं। पर मैं कम शब्दों में कोशिश करती हूँ। सपोज़ मैं अपना एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मैंने पब्लिक स्पीकिंग कैसे सीखी है। मैंने आपको अभी बताया कि मैंने बचपन से ही मैं ये कर रही थी। ये कहीं न कहीं मेरे अंदर था और लैंग्वेज की बात की जाए तो हिंदी हो या अंग्रेज़ी हो, दोनों में मैं स्कूल से ही बहुत अच्छी थी अपनी लैंग्वेज में। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ लोगों को कि इसने मेरी मदद की।
लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, कोई भी नया इंसान पब्लिक स्पीकिंग करना चाहता है, तो सबसे पहले तो उन्हें एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास अटेंड करनी चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग की क्लास अटेंड करने से पहले। ओके। क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जो क्लास है, वो आपको आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, वो एनहांस करने में मदद करेगी और आप मंच पे बिना कॉन्फिडेंस के नहीं जा सकते। आपको पहले एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास अटेंड करनी चाहिए कि किस तरह से हमें ड्रेसअप होना चाहिए, किस तरीके से चलना चाहिए, किस तरीके से बेसिक हैंडशेक करना चाहिए, किस तरीके से हमें अपने आप को ग्रूम्ड रखना चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए, किस तरीके से बात करना चाहिए। वो आपकी शुरुआत होगी पब्लिक स्पीकिंग के लिए। अब पब्लिक स्पीकिंग की बात करें तो जब आपको बहुत ज़्यादा बोलना हो मंच पे, तो आपके पास शब्द अच्छे होने चाहिए, आपकी वोकैब्युलरी अच्छी होनी चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं। आप अगर हिंदी में बहुत अच्छे हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है और अगर आप हमारे देश में किसी भी मंच पे खड़े हैं, आप हिंदी में बात करना चाहते हैं, आप हिंदी में ही बात कीजिए। अगर अंग्रेज़ी आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं है, आप कहते हैं ना कि एजुकेटेड दिखने के लिए पूरी अच्छी अंग्रेज़ी आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती, तो बहुत भयंकर हिंदी सीख लीजिए, आप उतने एजुकेटेड लगेंगे। और ओके। ऐसा ही होता है कि अगर आपकी हिंदी बहुत शुद्ध है, बहुत अच्छी है, तो लोग आपसे बहुत इम्प्रेस होते हैं। तो आप अच्छी हिंदी सीखिए। उसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए कि अपनी लैंग्वेज कैसे बेटर करें, अब ये क्वेश्चन भी आता है। तो आप जब पढ़ते हैं किसी भी चीज़ को, तो आप उसे बोल-बोल के पढ़िए। जनरली हमें बताया जाता है बचपन में कि ना बोल-बोल के मत पढ़ो, याद नहीं होगा। तो आपको याद नहीं करना है ना, अब आपको बोलना सीखना है। आपको जब बोलना सीखना है, उस टाइम आप बगल में एक रिकॉर्डर रखिए, अपने फ़ोन का रिकॉर्डिंग बटन ऑन कीजिए, एक किताब ले लो और उसको उस तरीके से पढ़ो पढ़ो। कि आप इसे मंच पे बोल रहे हैं। एक लाइन छूट गई, दोबारा पढ़ो। अगर किताब में लिखा है राम आज श्याम से मिलने गया है, तो आप उसको ये ऐसे नहीं पढ़ना है, राम आज श्याम से मिलने गया, ये नहीं पढ़ना है हमें। राम आज श्याम से मिलने गया, हमें ऐसे पढ़ना है, दैट वी आर डिलिवरिंग व्हाट वी आर रीडिंग, वी आर अ स्टोरी टेलर ऑन स्टेज। जब आप मंच पे होते, लोग आपको सुनने आए हैं, आप अपनी कहानी सुनाने आए हैं, तो ऑल्सो बिहेव लाइक अ स्टोरी टेलर। वैसे ज़ोर-ज़ोर से पढ़िए, उसको रिकॉर्ड कीजिए, फिर पढ़िए, फिर रिकॉर्ड कीजिए। कॉन्फिडेंस कम है, अब ये तो बोलने का कॉन्फिडेंस है। अब स्टेज फ़ियर, तो हमेशा आपको ये बात याद रखनी है कि आपके सामने चाहे कोई भी बैठा हो, सुनने, देखने, बोलने वाला इंसान ही है। वहाँ कोई आपको जज करने नहीं बैठा है, उसको भी पता है वो भी गलतियाँ करता होगा, चाहे वो कोई भी हो। तो वो आपको सुनने बैठा है, आपसे एक शब्द गलत निकल जाए तो आप सॉरी बोल के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये सॉरी आप डरते हुए मत बोलिएगा, ये बहुत कॉन्फिडेंस से बोलिएगा। अरे सॉरी, मैं फिर शुरू करता हूँ। क्यों? क्योंकि सबको पता है गलती हो गई, ठीक है, दोबारा से शुरू करेंगे। और ये कॉन्फिडेंस आपकी हर चीज़ में झलकना चाहिए जब आप मंच पे होते हैं। तो राइट। इसीलिए मैंने कहा कि पहले आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास अटेंड कीजिए, अगर आपको सच में सीखना है और आप बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करना चाहते हैं। उसके बाद अपनी वोकैब्युलरी पे ध्यान दीजिए और तीसरा कि आपको स्टेज पे किस तरीके से क्या सोच लेके जाना है, ये मैंने बता दिया कि भई आप ये सोचिए जो भी बैठा है, वो एक इंसान ही है। और दूसरा, जब आप कैमरा देख रहे होते हैं या आप जब भी स्टेज पे बहुत सारे लोग, आपको आप कभी-कभी डर जाते हो कि इतनी सारी आँखें मेरे ऊपर। तो पहली बात तो आप सबसे पहले जाके खुद हार्ट आँखें बीट मिलाइए। बहुत ज़्यादा भड़क रही होती है ना, तो हाँ, इतना ज़्यादा हार्ट बीट होता रहता है। हाँ। आप या तो अगर आपका कोई पहचान का व्यक्ति बैठा हो वहाँ पे, उसकी आँखों में आँखें डालिए, एक बढ़िया-सी स्माइल पास कीजिए या सामने देख लीजिए 2 मिनट अच्छे से कि लोग क्या आपकी तरफ किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। उनकी तरफ एक स्माइल पास कीजिए, उसके बाद अपनी बात कहना शुरू कीजिए। क्योंकि जो वो छोटा-सा इंटरैक्शन होता है ना ऑडियंस और स्पीकर का, इससे स्पीकर का कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है। राइट। तो आप एक छोटी-सी स्माइल पास करके आप समझ जाएँगे उनके मन में क्या चल रहा है, ये मुझे सुनने आया? अच्छा, अरे वाह! अब मैं बोलता हूँ। उसके बाद आप बोलना स्टार्ट कीजिए। वॉइस मॉड्यूलेशन ज़रूरी होता है? वॉइस मॉड्यूलेशन ज़रूरी भी है, पर बहुत ज़्यादा वॉइस मॉड्यूलेशन ज़रूरी नहीं है। ओके। अब मैं अगर आपको कोई बात बोल रही हूँ और मैं आपको बेसिक टोन में बोलूँ, नहीं मुझे ये नहीं करना है। या फिर मैं उसको बहुत अच्छे से भी बोल सकती हूँ आपको कि नहीं शायद मैं ये नहीं कर पाऊँगी। तो ये 2 अलग-अलग तरीके हैं मेरे बोलने के और सामने वाले के समझने के। तो हाँ, अगर आप एज़ एन एंकर स्टेज पे जा रहे हैं या अगर कोई चीज़ आपको प्रेज़ेंट ऐसे करनी है कि लोग उसको याद रखें, तो आपको वॉइस मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा सिर्फ़ वॉइस मॉड्यूलेशन करना और कंटेंट पे ध्यान नहीं देना, वो सबसे खराब चीज़ होती है जो जनरली मैं बहुत लोगों में देखती हूँ और करेक्ट हर किसी को आप नहीं कर सकते, लोगों को बुरा लग जाता है।
तो मैं करेक्ट ज़्यादातर लोगों को नहीं करती, बट हाँ, जो मेरे करीबी हैं उनको सजेस्ट ज़रूर करती हूँ कि कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान दो, वॉइस मॉड्यूलेशन पे ध्यान दो पर कम। स्टोरी टेलिंग बहुत बड़ा टॉपिक है आज की तारीख में। हाँ जी। और एज अ स्पीकर, एज अ एंकर, आपको बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए। तो इस स्टोरी टेलिंग अगर कोई सही करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? स्टोरी टेलिंग से पहले तो सवाल ये है कि वो स्टोरी किसकी है? आपकी या आप किसी और की स्टोरी नरेट करने वाले हैं? तो स्टोरी टेलिंग का बेसिस तो ये होता है कि स्टोरी वो है जो हो चुकी है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप याद करके बोल सकते हो। तो जब आप स्टोरी टेलिंग के लिए जाओ तो स्टोरी टेलिंग तो एक तरह का एक्ट होता है जो आपको प्री प्रिपेयर करना होता है थिएटर जैसा। आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, कई बार प्रैक्टिस कीजिए उसकी क्योंकि वो एक स्टोरी टेलिंग है। आप किसी कहानी नरेट कर रहे हैं, उसको लिखिए, डायलॉग्स लिखिए, फिर पढ़िए, फिर बोलिए, फिर वही किसी और के सामने बोलिए, एक कैमरा रखिए अपने सामने। उस कैमरे को आप फ्रंट कैमरा मत रखिए, उसको बैक कैमरा रख के सिर्फ़ उसे ऐसे शूट नरेट करिए और कीजिए। शूट करके फिर देखिए, देखिए कि सुनिए वापस कैसा है। बार-बार देखिए उसको। बिल्कुल। फ्रंट कैमरा रख के रिकॉर्ड करेंगे तो आप अपने आप को ज़्यादा देखेंगे। बैक कैमरा रख के रिकॉर्ड करेंगे तो आप ऑडियंस को समझ के बोलेंगे और बाद में आप देख सकते हैं कि आप कैसे दिख रहे हैं या कैसा वो आ रहा है रिज़ल्ट। क्या कभी ऐसा हुआ है कि स्टेज पे आप गए हो और आपसे कुछ गलतियाँ हो गई स्टेज पे? थैंकफुली बताऊँ मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है स्टेज पे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि शायद मैं उतनी प्रिपरेशन करके जाती हूँ, मेरे अंदर वो रख के जाती हूँ क्योंकि कोई जादूगर भी जब परफ़ॉर्म करता है तो वो अपनी परफ़ेक्शन सोच के जाता है, वही उसका हुक है। वो इसीलिए वो जादूगर है और मैं इसलिए एंकर हूँ क्योंकि मैं वो गलतियाँ अ, जनरली नहीं करती। वो होती नहीं है मुझसे समहाउ क्योंकि मैं इतना अच्छा प्रिपरेशन करके जाती हूँ। अगर वो हो गई तो फिर मैं क्यों हूँ वहाँ पे? और हाँ, अगर कभी कोई गलती हो भी गई छोटी-मोटी किसी वजह से, तो उसको हम मैनेज करते हैं। कोई भी गड़बड़ हो गई, कोई भी गलती हो गई तो उसे अच्छे से अपनी ऑडियंस को ओब्लाइज करके या गेस्ट को ओब्लाइज करके आप उसको फ़िल कर सकते हो। नॉट अ प्रॉब्लम। एंकर से एंटरप्रेन्योरशिप, जी। यहाँ कैसे आपका डाइवर्जन चले गया? ये तो बहुत ज़रूरी होता है। मुझे लगता है आपका कोई भी आर्ट फ़ॉर्म है और आज के समय में कॉर्पोरेट्स में जिस तरह का कॉम्पिटिशन है और सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन हमारे साथ इसलिए बिकॉज़ हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और अब हर कोई स्टार्टअप में है, हर कोई एंटरप्रेन्योर है और सबको एंटरप्रेन्योरशिप में आना है, तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। तो इंसान को कोशिश करना चाहिए किसी नई जगह डाइव इन होने से पहले जो आपको आता है, उसको थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया जाए। तो मैं इवेंट्स में थी और अब मैं सबको जानती थी, मैंने अपना वो पीआर बना लिया था। तो बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप में आऊँ और इवेंट मैनेजमेंट की तरफ आऊँ और डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आऊँ। सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे पास बेसिक रिसोर्सेज़ थे और सोर्सेज़ थे, दोनों चीज़ें थी। तो इनको कंबाइन करके आई स्टार्टेड द कंपनी। ओके, अब मैं थोड़ा दूसरी साइड लेके जाना चाहता हूँ। कभी आपको ऐसा फ़ील हुआ है कि नेगेटिव एनर्जीज़ एक्ज़िस्ट करती हैं और आपको अफ़ेक्ट कर रही हैं? हाँ, मैं जब आपको कह रही हूँ कि पॉज़िटिव एनर्जी अ, होती है दुनिया में तो नेगेटिव भी होगी। तभी तो पॉज़िटिव है। तो डेफ़िनेटली नेगेटिव एनर्जीज़ एक्सिस्ट। वो कहते हैं लोगों की नज़र लग गई, वो भी है, लोगों की नज़र भी लग जाती है। देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच रिजल्ट्स इन पॉज़िटिव और नेगेटिव एनर्जी। सो येस, दे अफ़ेक्ट एंड दे अफ़ेक्ट बैडली। आपके साथ कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस? जनरली ये होता है, कभी-कभी हम यूँ ही बहुत बुरा फ़ील कर रहे होते हैं। कभी-कभी किसी जगह में आप बैठे हो और वहाँ आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो एनर्जीज़ तो एक्ज़िस्ट। हम कहते हैं पानी जो यहाँ पे रखा हुआ है, मैं वो पानी भी मतलब ये शायद लोगों को ज़्यादा लग सकता है बट अगर सपोज़ यहाँ बैठ के हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात कर रहे होते हैं और यहाँ 1 ग्लास पानी रखा है, तो मैं कोशिश करूँगी मैं वो पानी ना पीऊँ। आई विल ड्रिंक सम अदर वाटर बिकॉज़ वाटर कंटेन्स मेमोरीज़ और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये साइंस कहता है, वाटर कंटेन्स मेमोरीज़। कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, आप यूट्यूब खोलेंगे, डिस्कवरी खोलेंगे, आपको मिल जाएँगे कि अगर आप पानी की एक पेट्री इफ यू कीप अ पेट्री डिश इन फ्रंट ऑफ यू, कीप सम वाटर इन इट एंड टॉक गुड टू इट, इट विल गिव यू ब्यूटीफुल टेक्सचर्स और आप उससे बुरा बोल रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी पास ऑन करें, इट विल गिव यू डिसरप्टेड टेक्सचर्स। तो ये एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया जो साइंस भी बताता है, हमारी संस्कृति तो बताती है और जो मैं भी मानती हूँ कि नेगेटिव एनर्जीज़ एक्सिस्ट इन मेनी फॉर्म्स।
तो कोशिश करना चाहिए अपने आप को ही प्योर, हैप्पी, पॉजिटिव रखो, क्योंकि ये तो आएँगी आपके आस-पास। अब आप कितने इम्यून हो, इससे फ़र्क पड़ता है कि कितना वो आपको अफ़ेक्ट कर पाएँगे, कितना नहीं। व्हेन यू आर लो ऑन एनर्जी, हुँ, हुँ। तब आप कैसे डील करते हो? जब आपको कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपको परफॉर्म करना है, आपको बात करना है, बट समहाउ बैक ऑफ द माइंड आपका मन नहीं कर रहा होता। ऐसी सिचुएशंस आई हैं आपकी लाइफ में? हर किसी की ज़िंदगी में आती है मुझे लगता है। सपोज़ आपके घर में कोई ऐसी बात हो गई जो आपको अच्छी नहीं लगी, आपका दिल दुख रहा है, योर हार्ट इज़ एकिंग एंड यू हैव टू गो ऑन स्टेज एंड स्माइल एंड टॉक टू एवरीबॉडी। तो ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जनरली आप बुरा मान के घर में बैठ सकते हो या आपका मन नहीं कर रहा कुछ काम करने का, आप किसी से बात नहीं करोगे, आप बोलोगे यार मेरा मन अच्छा नहीं है, मुझे बात नहीं करना। लेकिन स्टेज पे तो आपको बात करनी है ना, आपको बात करनी पड़ेगी। राइट। तो उस समय में बहुत मुश्किल हो जाती है कभी-कभी कि होता है ना कि एक लंबी साँस भर के और ये सोच के कि चलो ठीक है, डील तो करना है, पर अब 2 घंटे बात करेंगे। इस इवेंट को ख़त्म होने देते हैं, उसके बाद डील करेंगे। तो वो थोड़ा कभी मुश्किल होता है, बट हाँ, उसको टैकल करते हैं। वी टेक अ डीप ब्रेथ, थिंक अबाउट द गुड थिंग्स दैट हैव हैपेंड और कैन हैपन, जो हम ठीक कर सकते हैं। ओवरथिंक ना करते हुए कोशिश करती हूँ, इतना कंट्रोल में रखती हूँ अपने ऊपर कि जब बहुत ज़्यादा ओवरथिंक हो रही होती है, दो आई एम अ बिग टाइम ओवरथिंकर, मैं बहुत सोचती हूँ। लेकिन हाँ, जब स्टेज पे होती हूँ, तो कुछ हो जाता है, एक आप स्विच बहुत है। इमोशनल भी हो। हाँ, मैं बहुत इमोशनल भी हूँ, पर मेरे अंदर वो स्विच है। मेरे अंदर वो स्विच है जो मैं अगर बंद कर दूँ, तो फिर वो बंद ही हो जाता है। अगर मैं ऐसा नहीं है मेरे साथ में कि मैं किसी को होल्ड करके हमेशा अपने पास में रखना चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। सो आई लेट पीपल बी। अगर वो मेरे साथ हैं, बहुत अच्छा है। वो अगर जाना चाहते हैं, तो मैं उन्हें बहुत खुशी-खुशी जाने देती हूँ। मैं वो खींच के, लड़ के, रोक के वैसा करने में बिल्कुल भरोसा नहीं रखती एंड आई लेट पीपल गो। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी वीकनेस भी है और मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है कि एक बार अगर मैंने मुँह फेर लिया वाली बात है कि अगर एक बार जाने दी, तो फिर मैं जाने देती हूँ। और ऐसा कभी नहीं होगा फिर ज़िंदगी में कि मुझे याद आएगी या कुछ ऐसा होगा, मैं दोबारा पूछूँगी, ऐसा कुछ नहीं। I'll be happy, content. I will think कि these people were in my life for this period only and we should be grateful for it, be it anything. इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बने? इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बने? क्योंकि मैं जो आपकी बातें सुन रहा हूँ, आपकी पर्सनैलिटी को देख रहा हूँ, आपके बारे में जो सुना, पढ़ा, सीखा, इतनी कम उम्र में, इतनी मैच्योरिटी आप कैसे लेके आ गए? ज़िंदगी सिखाती है। मैंने कुछ नहीं किया है इसमें। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ़ हँसती रही, आगे बढ़ती रही, मैं मस्ती करती रही। मैंने बैठ के कभी भी कोने में अपने आप को खुद बेचारा नहीं कहा, ना आपको रोना बोला। आता है? कि रोते हो? सबको आता है रोना, आई थिंक मुझे भी आता है, पर मुझे मैक्सिमम रोना तब आता है जब मैं किसी सिचुएशन में उतनी मजबूर हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती। अदरवाइज़ आई ऑलवेज़ लुक फॉर 100 ऑप्शंस पहले ओके। कि मैं अभी इस सिचुएशन में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? मैं सारी चीज़ें अपना लूँगी। कभी-कभी एक सिचुएशन आती है जब आपके साथ आप जनरली लोग तब रोते हैं जब वो अपने अपनों से नहीं लड़ सकते। जब वो इतने मजबूर हो जाते हैं कि यार अब अपने ही कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आप यू कांट हेल्प इट। कोई और आपके साथ कुछ करना चाहे तो यू हैव ऑल द सोर्सेज एंड रिसोर्सेज टू कीप देम ऑन देयर प्लेस। लेकिन जब आपके अपने कुछ कर रहे होते हैं, तब आप मजबूर हो जाते हो। तो जनरली लोग तब रोते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही कभी होता है कि अगर सपोज मैं किसी ऐसी सिचुएशन में हूँ जब मेरे पास अभी यार कोई रास्ता नहीं है, जो करना है सामने वाले को ही करना है, तो हाँ, तब रोना आता है। और अदरवाइज तो मैं वैसे बहुत ज़्यादा ऐसे जनरल छोटी बातों पे रोई नहीं हूँ। आई हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इन लाइफ, सो आई एम दैट वे। आप इतने बिज़ी रहते हो, हम्म। अपने काम में, वो सब चीज़ों में। क्या आपको कभी कुछ टाइम मिला? आपको ऐसे लगा कि मुझे रिलेशनशिप में जाना चाहिए? आई थिंक ये तो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ओके। टाइम किसके पास नहीं होता? मेरे पास, मतलब सबके पास टाइम है। मतलब जो ये कह रहा है ना कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि इतना टाइम सबके ही पास है। बहुत कम लोग होते हैं जो इतना बिजी होते हैं कि उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वो किसी और अम, बड़े मोटिव के लिए काम कर रहे होंगे, इसलिए उनके पास टाइम नहीं है। इधर वो पर्सनल भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी और नेशनल भी हो सकता है, जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। हम जैसे आम लोग जो सिविल सोसाइटी में रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, शाम को दोस्तों के साथ कैफ़े भी जाते हैं, सुबह उठ के भी हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है, हमारे पास बहुत टाइम होता है। उसके बीच में जितना समय होता है उतने में हम काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है रिलेशनशिप में जाना चाहिए, शादी करनी चाहिए, बिल्कुल ये
एस्पेक्ट है मेरे दिमाग में। हाँ, डिले इसलिए है क्योंकि शायद मैं कुछ चीज़ों को अपने जीवन में सेटल कर रही हूँ। जो मेरी लाइफ़ की जो स्टोरी रही है, जो जर्नी रही है, उसकी वजह से कुछ चीज़ें डिले ही हुई हैं, क्योंकि मैं तब वहाँ पे ऐसे कुछ रोल्स निभा रही थी अपनी फैमिली में, जो जहाँ पे मेरे बड़े नहीं थे। वो अनफॉर्च्युनेटली बिकॉज़ दे लेफ्ट दिस वर्ल्ड क्वाइट सून। तो उस वजह से मेरा थोड़ा डिले है, और ऐसा नहीं है कि मन नहीं है, बिल्कुल है। सही टाइम थोड़ा आने का इंतज़ार कर रही हूँ मैं। तो लाइफ में आपने बहुत अर्ली स्टेज पे काम करना शुरू कर दिया था। जब मुझे आपने बताया कि आपका पीएमटी क्रैक हो गया था, आपने ड्रॉप लिया था 12th के बाद और आप डॉक्टर बनना चाहते थे। बट आप आ गए एंकरिंग फील्ड में। उस समय भोपाल में एंकरिंग का लेवल उतना हाई नहीं था। राइट। तो आप क्योंकि आप अर्ली आ गए थे इस एंकरिंग की लाइफ में, तो वहाँ पे आपका कुछ बेनिफिट मिला उससे? बिल्कुल मिला। मैं इस बात को मानना चाहूँगी, क्योंकि मैं सिर्फ़ स्कूल में करती थी ये सब चीज़ें ना। स्कूल में आप कर रहे होते, अपने स्कूल में सँभाल रहे होते थे। कभी-कभी हमें मैथ्स क्लास में नहीं जाना था, इसलिए भी हम कल्चरल में ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, ऐसा भी होता था। तो क्या होता है, आप किसी भी फ़ील्ड में आपको फर्स्ट कम बेनिफिट तो मिलता ही है हुँ, हुँ। एनीवेज़। उस टाइम इतना ज़्यादा कल्चर था नहीं एंकरिंग का। हुआ करते थे एंकर जो पहले तो या तो दूरदर्शन में होते थे या किसी टीवी चैनल पे होते थे, जो हम राइट। डेडिकेटेड एंकर्स देखते हैं, जो न्यूज़ में होते हैं, या कोई जो शो आता है बेसिकली उसके पहले जो लोग आते हैं उन्हें एंकर बोलते थे। जनरल इवेंट्स में एंकरिंग का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था, क्योंकि अगर सपोज़ किसी कंपनी का कोई इवेंट है तो किसी कंपनी का ही व्यक्ति कोई आके उसको होस्ट कर देता था, लोगों को बुला लेता था ना, ऑल ऑल ऑफ दैट। लोगों को इतनी चीज़ें पता नहीं थी कि एंकरिंग जैसी कोई फ़ील्ड है या नहीं है। और मैंने भी स्टार्ट तो देखा जाए तो दूरदर्शन से किया। लेकिन दूरदर्शन के साथ में धीरे-धीरे उस टाइम आई थिंक दैट वाज़ द टाइम व्हेन कॉर्पोरेट्स वर लर्निंग कि हाँ यार, हम किसी को भी क्यों एंगेज करें? एवरीबॉडी शुड गेट द बेनिफिट ऑफ वाचिंग द शो रादर देन बीइंग इन द हसल बसल ऑफ बैक स्टेज एंड पोडियम एंड एवरीथिंग। किसी को असाइन कर दो यहाँ। राइट। और जब आप अच्छा करते हो ना, तो फिर वो आपके ऊपर रिलाय करते हैं। और कुछ गवर्नमेंट एसोसिएशंस हैं ऐसे जिनके साथ मैं मिलके बहुत अच्छा काम करती हूँ। मैंने मतलब 25-30 से ऊपर भी इवेंट्स उनके साथ में किए हुए हैं, एंड दे आर फुल्ली रिलैक्स्ड नाउ व्हेन आई एम ऑन स्टेज। दे थिंक कि हाँ, चलो मेगा स्टेज पे आपको अब टेंशन कोई लेने की टेंशन ज़रूरत वाली नहीं है। बात नहीं है। हाँ, लिटरली दे से दिस कि अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अब सब सॉर्ट हो जाएगा। और वो कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा नर्वसनेस भी देता है कि यार इतना भरोसा कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ नहीं करना है, और बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि आप उनके परिवार का एक हिस्सा बन जाते हैं धीरे-धीरे। तो हाँ, जब मैं आई थी उस टाइम इतना ज़्यादा था नहीं स्कोप, लोग समझते नहीं थे। लेकिन आप जब काम अच्छा करते हो, तो फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लोग आपसे मिलते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, वो समझते जाते हैं। आई थिंक उस टाइम यही एरा भी चल रहा था, और सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग उस टाइम हो रहा था धीरे-धीरे। तो हम जब पोस्ट करते थे कि हम यहाँ पे हैं, हम वहाँ पे हैं, हम इस स्टेज पे हैं, हम उस स्टेज पे हैं, हम इस सेलिब्रिटी से मिले, इस इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी से मिले, तो लोग बड़े इम्प्रेस होते थे, यार अच्छा है, बीइंग एन बड़े-बड़े पर्सनैलिटी से एंकर, हाँ, मिलती है। इतना पर्सनैलिटी से मिलते हैं, बात करते हैं, पर्सनली उनको जानने को मिलता है, तो बहुत अच्छी फ़ील्ड होगी। तो धीरे-धीरे रिकॉग्निशन इस फ़ील्ड को मिला है, एंड नाउ अब तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, इफ यू वांट टू बी अ पब्लिक स्पीकर, यू वांट टू बी एन एंकर, आप अपने घर पे बैठ के, कमरे में बैठ के पूरी दुनिया तक पहुँच सकते हो। हार्डली इट विल टेक एनीथिंग। ये तो सब हमने अच्छी-अच्छी बातें करी राइट। एंकरिंग को लेके। एंकरिंग का डाउन साइड क्या है? जो कि अभी तक शायद मेघा ठाकुर ने किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे, अपने चैनल्स पे कहीं पे भी बात नहीं करी। डाउन साइड ऑफ एंकरिंग, मैंने तो कभी ऐसा कुछ फेस नहीं किया। इफ यू कैन बी अ लिटिल स्पेसिफिक विद योर ओके, क्वेश्चन। स्पेसिफिक इज़ लाइक एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। तो एंकरिंग का बुरा पार्ट क्या है? मैं इसको एक ओवरऑल फ्रेटर्निटी की तरफ से ये कहना चाहती हूँ। एंकरिंग का डाउन साइड, किसी भी, सपोज़ कोई डॉक्टर भी है, जब वो अपना काम अच्छा करता है तो लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। और अगर बाय चांस गॉड फ़ॉरबिड कुछ ऐसा हो गया कि पेशेंट नहीं बचा, तो लोग सबसे पहले, बाद में समझते हैं जो समझते हैं, लेकिन पहला ब्लेम करते हैं डॉक्टर के ऊपर। डॉक्टर की गलती होगी। तो ऐसा होता है। कई बारी एसोसिएशन, ऑर्गेनाइज़ेशन या फिर ऑर्गेनाइज़ेशन कमिटी जो होती है, उसमें भी भाँति-भाँति के लोग होते हैं। कभी-कभी उनकी गलती हो और आपने एंकर से वो बुलवा दिया, तो लोग एंकर को ब्लेम करते हैं कि इनकी गलती होगी। वो ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं है उस समय कि बेसिक गलती किसकी थी।
तो एक ये तो प्रोफ़ेशनल जो अनस्टेबिलिटी यहाँ पे कभी किसी के जीवन में आती है, वो तभी आती होगी कि सपोज़ वो स्टेज पे है, कोई गलती किसी और की थी, लेकिन बिकॉज़ एंकर तो फ्रंट फेस है, उन्होंने कुछ ऐसा डिलीवर कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, तो वहाँ पे आगे उनकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में दिक्कत आती है। और डार्क साइड इसलिए भी है क्योंकि देखिए आप सबके सामने हैं, आपको लाखों लोग देख रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं, आपके जीवन में सभी इंटरेस्टेड हैं, आपकी एक गलती महागलती होती है ना? और वो आपके ऊपर है कि आप इसको ले कैसे रहे हैं। सबके लिए एक छोटी-सी गलती आपकी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी और वो एक न्यूज़ बन जाएगी, वो ब वैसे बहुत कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ लोगों के जीवन में वो छोटी-छोटी गलतियाँ, ऐसी गलतियाँ वो रोज़ सुबह-शाम कर रहे होंगे। बट शोबिज़ में जो दिखता है वो बिकता है वाली बात होती है, और जो दिखता है उससे कहीं ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये डार्क साइड है थोड़ा-सा, ये आपको थोड़ा-सा टैकल करना पड़ता है। और और किसी तरह का मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी ऐसा ऑब्लिगेशन है या किसी तरह का प्रॉब्लम किसी भी प्रोफ़ेशन में होता है। पर्सनल कुछ होता है तो हो सकता है, अदरवाइज़ इट्स अ वंडरफुल प्रोफ़ेशन बिकॉज़ यू गेट टू रिप्रेज़ेंट पीपल, यू गेट टू शेयर योर थॉट्स। और अगर आप बहुत अच्छे बोलने वाले हैं, आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट है, तो आपको सभी लोग सुनते हैं, आपकी सराहना करते हैं। और डार्क साइड बिल्कुल इसके ऑपोज़िट हो जाता है कि आप वहाँ कुछ गलत बोल जाते हैं, कोई स्पेसिफ़िक रिलीजियस टिप्पणी कर देते हैं, या कोई अ, ऐसी इस तरह की टिप्पणी कर देते हैं जो किसी भी समुदाय के लिए हर्टफुल हो, किसी को भी बुरा लग रहा हो, तो वो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, किसी के लिए भी नहीं होता, एसोसिएशन के लिए नहीं होता, और आपके पर्सनल लिविंग के लिए भी वो ठीक नहीं है। तो ये डार्क साइड है कि आपको बहुत सँभल के बोलना चाहिए। बाकी तो सारी चीज़ें मुझे पसंद है, एंकरिंग के बारे में ज़्यादा बुराई इसलिए कर नहीं पा रही हूँ, चाह के भी। इतना ऊपर आने के बाद, इतनी सक्सेस पाने के बाद, आपको क्या लगता है कि 10 साल बाद एंकरिंग का भविष्य क्या होने वाला है? और एज़ अ मेघा ठाकुर, अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखती हैं? ओके, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ज़िंदगी में, मेरे लिए सक्सेस का मतलब है कि मैंने ज़िंदगी की जो सीख है ना, वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में, दुनिया में जितनी भी अच्छी बातें हैं, सब लिखी, पढ़ी और बोली जा चुकी हैं। अब सिर्फ़ उनके ऊपर अमल करना बाकी है। यानी कि मुझे कोई नया श्लोक, नया कोटेशन, नया छंद लिखने की ज़रूरत नहीं है। सारी अच्छी बातें हैं ऑलरेडी, हमें उनके ऊपर अमल करना है। मुझे लगता है मैंने इतने सालों में, सक्सेस से मेरा मतलब है कि मैंने अपने आप के अंदर मेंटल मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा देखी है, ये मेरी सक्सेस है। फ़ाइनेंशियल सक्सेस तो और अभी आने में बहुत समय है, मैं अपने आप को पूरा सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं मानती अभी। मेरे कुछ गोल्स हैं, जो मैं अचीव करना चाहती हूँ, तब मैं बिल्कुल मानूँगी कि हाँ, मैंने अपने आप में कुछ अचीव कर लिया। आने वाले 10 सालों में मैं अपने आप को एज़ एन एंटरप्रेन्योर देखती हूँ, who can also speak, and I don't think I ever want to stop public speaking। मैं बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं बोल सकती हूँ। मुझे लगता है मैं किसी के भी थॉट्स अच्छे से डिलीवर करना जानती हूँ, जो अपनी बातें नहीं रख सकता, मैं उनकी बातें रख सकती हूँ। तो इसीलिए मैं ये हमेशा पसंद करती हूँ। मेरा खुद का एक एनजीओ भी है, एक दाना फाउंडेशन करके हमारा एक एनजीओ है, जहाँ हम छोटे बच्चों के लिए काम करते हैं, तो मेरा एक वो पहलू भी है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फाइनेंसेस। आई हैव something in my mind which focuses on all aspects of life। और एंकरिंग के भविष्य की अगर बात की जाए, एंकरिंग का स्पेसिफिक भविष्य ये है कि अभी फ़िलहाल एआई का टाइम आ चुका है। नाउ वी आर इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। आपने देखा भी होगा कि जैसे एन एग्ज़ाम्पल, हम इंस्टाग्राम पे भी जाते हैं, तो नैना करके एक एआई इन्फ्लुएंसर है, ओके। हुँ। ओके? एंड इट्स कंप्लीटली एआई। आप उनका प्रोफ़ाइल जाके देखेंगे तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और बहुत सारे ब्रांड्स भी उनसे कोलैबोरेट करते हैं। जिस तरीके से मैं एक प्रोडक्ट को लेके अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके पोस्ट कर सकती हूँ, जो बोल सकती हूँ, वो एक एआई मॉडल भी कर सकता है। आजकल तो न्यूज़ चैनल पे भी एआई मॉडल्स राइट। मौसम के बारे में बताती मौसम हैं, के बारे में राइट? बता रहे हैं, हाँ, लोगों को न्यूज़ पढ़ के बता रहे हैं, और बिल्कुल, आपको देख के पता भी नहीं लगेगा कि एआई काफ़ी है, देर तक कि ये एआई एआई है है। या असली असली है या नकली है, हुँ, क्या है? हुँ, तो ये भविष्य में आने वाला है। तो यानी कि जो एंकरिंग का जो भविष्य है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी काम बंद हो जाएगा। जो ह्यूमन इंटरैक्शन कर सकता है, वो मशीन क कभी नहीं नहीं कर कर सकती। सकती। एआई, मैंने कहीं ये पढ़ा था, ये बहुत सुंदर बात है। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि एआई मेरे लिए मेरी राइटिंग, मेरा आर्ट, मेरी पेंटिंग्स करे और मैं जाके घर में बर्तन धो रही हूँ। रादर आई वुड लाइक एआई टू डू माय हाउसहोल्ड कोर्स सो दैट आई कैन फोकस ऑन माय क्रिएटिविटी। तो य अभी हम जिस एरा में हैं ना, इसको बहुत सँभाल के चलाने की ज़रूरत है।
एआई को एंकरिंग में ऑलरेडी इट्स आउट देयर। मैं ये नहीं बोलूँगी कि समय है या टाइम है, लेकिन वो है और रहेगा। तो जो एंकरिंग का भविष्य है वो आपके पर्सनल ह्यूमन टच, पर्सनल इमोशनल टच एंड द वे यू एक्सप्रेस ह्यूमन एक्सप्रेशंस, ह्यूमन इमोशंस पे डिपेंड करेगा। क्योंकि इन्फॉर्मेशन एआई के पास आपसे किसी भी दिन ज़्यादा होगी। राइट। तो information is one thing, but expressing and personal touch will be very important for any public speaker, for any anchor, for any host to keep it to be there out in the market. ये जितनी भी चीज़ें आज आपने अचीव करके रखी है, भले एज़ अ एंकर आप नोन हो, आज जो गाड़ी आप चलाते हो, जो लाइफ़स्टाइल आप जीते हो, क्या ये सारी की सारी चीज़ें आपने मैनिफेस्ट करी अपनी लाइफ़ में? I think yes. मैंने अपनी लाइफ में हर चीज़ मैनिफेस्ट की है। मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा मानती हूँ और ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस आए जब लगा कि अब ख़त्म हो गई ज़िंदगी। और मैं एक कोटेशन को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, अंत अस्ति प्रारंभ, एंड इज़ द न्यू बिगिनिंग। और मेरे साथ तो ये हुआ है प्रैक्टिकली कि जब भी ऐसा लगा कि अब ज़िंदगी ख़त्म है, वहाँ मैंने उस ज़िंदगी की गठरी बाँधी और उसको साइड में पटक दिया ओके। और उसमें जितनी भी बुरी चीज़ें थी उसे उठा के बड़े तालाब में फेंक दिया और फिर उसके बाद में एक नई शुरुआत की। इट्स ओके कि ये मेरा नया जन्म है। ये सोच लेती थी दिमाग में कि सोचो कि शायद इस जगह मैं दुनिया में ही ना होती तो? हुँ, पर मैं हूँ, इसका मेरा मतलब मेरे एग्ज़िस्टेंस है पास आज। एक और आई हैव वन मोर चांस, एक और लाइफ़लाइन है मेरे मेरे पास। तो कौन बनेगा करोड़पति मैं फिर से खेल सकती हूँ। तो ठीक है, तो ये सोच के मैंने हमेशा दोबारा से शुरुआत की, लेकिन मुझे क्या चाहिए, किस तरह की ज़िंदगी चाहिए, ये हमेशा मैंने अपनी पॉज़िटिव अप्रोच से अट्रैक्ट किया है। रो-धो के जीवन में सच में कुछ नहीं मिलता है, वो सही कहते हैं सब बड़े लोग भी कहते हैं ना कि रोने-धोने से कुछ नहीं होता, रोने-धोने से सच में कुछ नहीं होता। अगर आपका विक्टिम माइंडसेट है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ़ में। इफ यू आर अ विक्टिम माइंडसेट, बी प्रिपेयर्ड टू लूज़ एवरीथिंग इन योर लाइफ। जब आप बोलते हो ना कि घर में बैठ के भी कभी-कभी नहीं बोलते कि अरे यार! ये मेरे साथ ही क्यों होता है? मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है। जब आप ये बोलते हो ना, तो आप देखोगे कि आपके साथ सच में हमेशा बुरा ही होता है। राइट। और जब आप ये बोलना शुरू कर दोगे कि ये शायद किसी सिचुएशन की वजह से हुआ होगा, मेरे साथ तो हमेशा अच्छा ही होता है, मैं तो बहुत लकी हूँ। तो लाइक कुछ भी हो अट्रैक्ट्स रहा था, लाइक। या लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो वैसा ही होगा आपके साथ। तो जैसे लोग अपने विज़न बोर्ड्स बनाते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, अफ़र्मेशंस करते हैं, अफ़र्मेशंस लिखते हैं, स्विच वर्ड्स लिखते हैं, क्या ये सब चीज़ें आप भी करते हो? मैं हाँ, मैं बचपन में बहुत करती थी, मैं सच बोलूँ तो मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छी थी। मैं हर दिन बैठ के मैं यही कुछ ना कुछ कर रही होती थी। या तो कुछ लिख रही होती थी या पहले बाल भास्कर आती थी, उसमें बड़ी सारी चीज़ें बना-बना के भेजती थी मैं, फिर वो मेरा नाम के साथ उसमें प्रिंट करते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो ये लिखना-पढ़ना तो मैं हमेशा बहुत ज़्यादा करती थी। अभी भी अब हम क्योंकि थोड़ा-सा टेक्निकली एडवांस हो गए हैं, तो हाथ से मैं तब लिखती हूँ, जब ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अटक जाती हूँ, फँस जाती हूँ और जब समझ नहीं आता यार अभी कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा, उस दिन मैं लिखने बैठती हूँ। पहले मैं सारी प्रॉब्लम्स लिखती हूँ, मेरे पास क्या है वो लिखती हूँ और इनमें से क्या इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सकता है वो लिखती हूँ। एंड ट्रस्ट मी इट हेल्प्स। जब आप लिखते हो ना, जब आप कलम पे उतार लेते हो ना सारी चीज़ें, वो ऐसा होता है शायद कि दिमाग से यूनिवर्स शायद आपको पढ़ नहीं पा रहा है, पर आप जब लिखते हो ना तो शायद यूनिवर्स उसमें झाँकने आ जाए, अच्छा ये प्रॉब्लम थी पहले क्यों नहीं बताई? तो ऐसा होता है। तो व्हेन यू राइट नो, इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ सॉल्यूशन, वो अट्रैक्ट होने लगता है धीरे-धीरे आपके पास। तो हाँ, लिखती हूँ। और पिंटरेस्ट है, तो अब वो जब बनाने होते हैं, मूड बोर्ड्स बनाने होते हैं तो मैं पिंटरेस्ट यूज़ करती हूँ। मेरा घर बन रहा है तो फिर मैं पूरे दिन पिंटरेस्ट पे ही होती हूँ और मुझे लगता है कि वैसी-वैसी चीज़ें होती भी चली जाती हैं। आजकल तो एआई भी इसमें बहुत सपोर्ट करता है। बिल्कुल। जिस तरह की चीज़ें आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, मतलब मैं जब अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करता हूँ, तो मैं कुछ-कुछ स्पिरिचुअल सॉन्ग्स प्ले करता हूँ कार में, जिससे हाँ, उनको बढ़िया, करेक्ट, हाँ। मंत्र हुँ, याद हो जाएँ। हुँ, तो अब जैसे ही सुबह मैं यूट्यूब खोलता हूँ, वो पहले ही मुझे दिखाने लग जाता है कि इस समय इसको ये चाहिए। करेक्ट। तो हम अपनी लाइफ़ को भी इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब तो एआई भी हमको हर जगह मदद करता है। इंस्टाग्राम की फ़ीड में भी हमको मदद करता है कि जिस तरह का हम देखते हैं, उस तरह के ही फ़ीड्स हमारे पास आने लग जाते हैं। ओके, आप ग्रैटिट्यूड में विश्वास करते हो? हाँ, बिल्कुल। आई थैंक एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग, सब कुछ।
मेरी गाड़ी को भी थैंक यू बोलती हूँ मैं कि तुम मुझे यहाँ से यहाँ तक लेके आई हो। थैंक यू। या एवरीथिंग, आई थैंक एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी। आई थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग। Doesn't matter if I lose everything today, if the world collapse right now, I'll still be grateful for being standing on my feet, maybe alone. So I am that grateful. बट कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग बहुत पेनफुल सिचुएशंस छोड़ के जाते हैं, पेनफुल मेमोरीज छोड़ के जाते हैं। ऐसे में भी आप उनको ग्रैटिट्यूड शो करते हो? यानी कि जो लोग हमारे साथ अगर बुरा करके चले गए, राइट। उनकी बात हम कर रहे हैं। तो पहले तो मैंने ज़िंदगी को ये लोगों के पर्सपेक्टिव में डिवाइड करना बंद कर दिया है। जब मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को, मेरे परिवार को मैंने इस दुनिया से जाते हुए देखा, तब मैंने सीखा, समझा, पढ़ा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जब मैं गई ना, तब से मैंने ये डिवाइड करना बंद कर दिया कि ये एक इंसान है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान तो बस इस जन्म में है। ये एक फ़ेज़ है जो हम जी रहे हैं। पर मुझे ये बुरा लग रहा है, इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। इसका ये रीज़न्स हो सकता है कि शायद देयर वाज़ सम पास्ट कर्मा व्हिच इज़ हिटिंग मी नाउ, और उसका सोर्स ये एक बॉडी है जो मेरे सामने ये करके चली गई है। सो आई हैव स्टॉप्ड ब्लेमिंग पीपल, नाउ इट्स सिचुएशंस। मुझे बुरा भी लगता है, मैं इंसान हूँ, मैं नहीं बोलूँगी कि मुझे बुरा बुरा लगना बंद हो गया, नहीं। मुझे बहुत बुरा लगता है कोई मेरे साथ बुरा करके चला जाए तो। लेकिन उसके बाद मेरे दिमाग में एक थॉट होता है कि ये सिचुएशन शायद मेरे साथ होनी थी। शायद मुझे अगले जन्म के लिए कुछ सीखना था, या मुझे पिछले जन्म में जो किया है उसको फुलफिल इसी जन्म में करना था, इसीलिए ये पेन मैं भी उठा रही हूँ। एंड आई बी लाइक ठीक है, लेट्स फिनिश इट देन एंड देयर। हो गया, कोई बात नहीं, सीख लिया, मूव अहेड। हम्म। तो ये मेरी अप्रोच है। तो होता है, लोग करते हैं, उनको मैं टैकल इसी तरीके से करती हूँ कि शायद ये मेरे साथ होना था। मे बी आई हैड टू गो थ्रू दिस एंड नाउ ऐसा नहीं है कि अब ये होना ही था, भगवान ने कर दिया, भगवान ने कुछ नहीं किया। दिस वर्ल्ड इज़ मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन यू थिंक इट इज़। वो कहते हैं ना, रॉकेट साइंस थोड़ी है। रॉकेट साइंस इज़ नॉट इवन 0.00001% ऑफ व्हिच लाइफ होल्ड्स। सो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, और मैं इंसान हूँ, मुझे अपनी औकात में रहना चाहिए कि मुझे सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं जान भी नहीं सकती। मैं जिस फॉर्म में इस वक़्त अर्थ में हूँ, ज़मीन पे हूँ, धरती पे हूँ, मैं सिर्फ़ एक इंसान हूँ। मेरे दिमाग के पास इमेंस पॉसिबिलिटीज़ हैं, पर उसकी एक सीमा है। मेरी एक एज लिमिट है, और सब कुछ जानने के लिए मुझे अमर होना पड़ेगा, जो हम नहीं हैं। राइट। तो मैं कोशिश करती हूँ जितना जाना है उसको बहुत पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स में जानूँ और आगे बढ़ूँ। ऑब्स्टिकल्स की अभी हम बात कर रहे थे लाइफ में। तो जब आपने अपना करियर 20s में स्टार्ट किया था, तो क्या कुछ ऑब्स्टिकल्स आए थे आपकी लाइफ में? ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे तरीके आते हैं, नेचुरल, अननेचुरल, मैन मेड, गॉड्स प्लान। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए, फैमिली इश्यूज़, लोगों के जीवन में जनरली रिलेशनशिप इश्यूज़ भी आते हैं, और मेनी थिंग्स। और सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा 10-15 साल पहले जाएँ, तो बच्चा क्या फ़ील कर रहा है, इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं थी। आज साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पे जब लोगों ने बच्चों को जाते हुए देखा अपने सामने, जब डिप्रेशन में जाते हुए देखा, तब उन्हें इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना स्टार्ट किया कि अरे हाँ, बच्चे को एक साइकोलॉजिकल इश्यू भी हो सकता है, या उसको शायद हमारे मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ नाम की भी एक चीज़ होती है। बच्चों को सिर्फ़ मार-धाड़ के, डाँट के या सख्त सज़ाएँ दे के ही उनको ठीक नहीं किया जा सकता। कभी-कभी बच्चा किस सिचुएशन में है वो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि अब वो है ना कि आपने डब्बा खोल दिया इतना बड़ा-सा, जिसके अंदर एक बहुत सारी गैस थी, ऐसा एक कंटेनर आपने खोल दिया एंड गैस इज़ इन द एयर नाउ। अब वो कंट्रोल में नहीं है। यही तब हुआ जब सोशल मीडिया सडनली बूम हुआ। पहले तो आपको पता था, आप ट्रैक कर पाते थे कि आपके बच्चे कितने लोगों से मिल रहे हैं, कहाँ-कहाँ जाते हैं। तो आपके लिए टैली करना आसान था, ये कैलकुलेशन निकालना आसान था कि प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है। अब जब सोशल मीडिया आया, तो हमारे 20s में भी ऐसे ही था, जब एकदम से सोशल मीडिया आया, तो अलग-अलग तरह के थॉट प्रोसेसेस, अलग-अलग तरह की नई-नई चीज़ें सुन रहे हैं। कोई हमसे बहुत अच्छा हमारा दोस्त है या कोई हमारी दोस्त है, वो हमें कुछ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं फ़ोन पे। तो आप अपने पेरेंट्स को हर बात जाके नहीं बता पा रहे हो, ना वो देख पा रहे हैं, अदृश्य है कि कौन पे कौन है। राइट। तो ये उनके लिए सिर्फ़ सोच सकते थे, मतलब कि क्या हो सकता है, उन्हें पता नहीं था। लेकिन अब प्रिपेयर हैं कि यार कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। हुँ। उनकी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, उनसे बात करते रहना चाहिए।
ये सब चीज़ें हमारे टाइम पे नहीं थी, तो ये एक ऑब्स्टेकल काफ़ी बड़ा था कि कुछ चीज़ें मन में चल रही होती थी ना, वो अपने ज़्यादा कह नहीं पाते थे घरवालों को, क्योंकि तब तो ऐसा लगता है ना कोई पूछ ले आके, तो आप कह भी दें। आजकल के बच्चे अ, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप की तरफ डाइवर्ट होना शुरू हो जाते हैं बहुत अर्ली एजेस पे। मतलब अभी मैंने देखा कि बहुत एक बच्चा था, ही वाज़ इन आई गेस 5th क्लास ओके। और उसने अपनी क्लासमेट को किस कर दिया। ओह! बहुत बड़ा इश्यू हुआ था। बहुत पेरेंट्स ने आवाज़ उठाई थी कि क्या चल रहा है और हुँ, उसके ऊपर। अगर मैं इससे थोड़ा और ऊपर आऊँ 10th, 11th, 12th में, आजकल बच्चे 10th क्लास में ही कमिटेड हो जाते हैं, राइट। यू नो एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो क्या ये सही है? ये सही और गलत तो एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है यहाँ पे। सही क्या है, गलत क्या है? बच्चे वही होते हैं ना कि आईना होते हैं हमारी परवरिश का। जो हम उन्हें सिखाते हैं, वो सीखते हैं। जो वो देखते हैं, वो सीखते हैं, वो कॉपी करते हैं। एक आम इंसान के बच्चे का दिमाग 5 साल की उम्र तक बहुत कुछ ग्रैस्प करता है, मैक्सिमम ग्रैस्प करता है, जो मैंने सुना है। वो आपके सा आप वो जो देख रहा है, वो उसको रेप्लिकेट करेगा ही करेगा। वो सीखेगा ही सीखेगा। वो कहाँ से इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और आजकल आप तो सिर्फ़ रिलेशनशिप जैसा वो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जिस जनरेशन में हैं, जिस समय में जी रहे हैं, जब जनरेशंस को अलग-अलग नाम दिए हुए हैं कि मिलेनियल्स हैं, ये जेन ज़ी हैं, ये जनरेशन अल्फ़ा है, जनरेशन बीटा अब आ गया है। ओके। तो इतनी तरह की जनरेशन आ गई है, तो रिलेशनशिप सिर्फ़ रिलेशनशिप तो रह ही नहीं गया है। रिलेशनशिप्स भी हैं, सिचुएशनशिप्स भी हैं, न जाने कितने सारे टर्म्स हैं, जो आउट इन द मार्केट है और ओपन है। आपने एक प्लैटर सजा के दे दिया। ये टर्मिनोलॉजी बनाने वाले जो हैं, मैं तो उनसे भी कभी उन्हें पकड़ के पूछना चाहती हूँ कि ये प्लैटर सजाने की क्या ज़रूरत थी, इतना सारा? ये कॉम्प्लेक्स कर रहा है रिलेशनशिप को ये बहुत ज़्यादा। कॉम्प्लेक्स कर रहा है और लोगों को उसको जाके हम सडनली अरे! ये सिचुएशनशिप क्या होती है? क्या होती है? अब आप उसको डिफाइन करके समझाओगे कि ये होती है, तो बच्चा बोलेगा अच्छा करके देखते हैं। पता कैसे चलेगा प्रैक्टिकली? भई प्रैक्टिकली करके देखेंगे तब तो समझ में आएगा ये क्या चीज़ होती है। तो एक तो ये आउट एंड ओपन इतना हो गया है, जो कि ठीक नहीं है। ये समझ आता है काफ़ी लेट कि यार द सिंपल द बेटर। जितना सिंप्लिसिटी आपके जीवन में रहेगी, उतनी शांति आपकी ज़िंदगी में रहेगी, उतना बेहतर आपको लगेगा, उतना अच्छा आप लॉन्ग टर्म महसूस करेंगे। ये छोटे थोड़ी-थोड़ी देर की जो खुशियाँ होती हैं ना, ये बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम देती हैं। जनरली 20s में हम ये गलती कर जाते हैं कि जब हमें सब कुछ दिया होता है भगवान ने, अच्छे पेरेंट्स दिए होंगे, अच्छे भाई-बहन दिए होंगे, अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छी अपॉर्च्युनिटी दी होगी, तब जाके हम हम कहीं न कहीं एक इन सब में गलत फँस जाएँगे। रिलेशनशिप में आ जाएँगे, गलत दोस्ती में पड़ जाएँगे, गलत संगत में पड़ जाएँगे और ये बिल्कुल भूल जाएँगे कि दुनिया में हमारा टाइम लिमिटेड है। ये सबसे क्रूशियल टाइम होता है। जैसे ही आप स्कूल पास करते हैं, वो कॉलेज, कॉलेज के बाद आपका प्लेसमेंट या आपको जो जिस भी प्रोफ़ेशन में जाना है, ये सबसे आसान काम है। मैं तो दुनिया में सबको कहती हूँ, पढ़ लिख के कुछ बनना सबसे आसान है। आप ये सोचो कि नहीं हम पढ़ने पढ़ने लिखना क्या है? हमें बाहर जाना है दुनिया में, थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़े कनेक्शन बनाएँगे, कुछ नया इन्वेंट कर देंगे, सीड फंडिंग ले लेंगे, नया स्टार्टअप कर लेंगे, बहुत आसान है। जब आप वहाँ पहुँचोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि अपने घर के कम्फर्ट में बैठ के, पढ़ लिख के अगर आज कुछ बन जाते तो शायद चीज़ें और आसान होती। आप यही सब करते, पर शायद और अच्छे से कर पाते और बेहतर तरीके से कर पाते, क्योंकि आपके पास एक बैकअप भी होता। तो ये हमारी बहुत एक एक छोटा-सा लेकिन मुझे इसमें लगता है कि ये तो बहुत बड़ी गलती है लोगों की कि एक क्रूशियल मोमेंट में गलत संगति में पड़ के अपना अच्छा मौका गँवा देते हैं, जो नहीं गँवाना चाहिए। पूरा अपना इमोशन क्योंकि इमोशंस भी आपके मेंटल हैं और पढ़ाई भी आपकी मेंटल से रिलेटेड है, तो ये दोनों चीज़ें मेंटल स्टेट पे रिलेट करती हैं। तो आप कहाँ ज़्यादा फ़ोकस करते हो, उस पे डिपेंड करता है कि आप क्या बनने वाले हो। अब आप इमोशनल पर्सपेक्टिव में घुस जाओ किसी रिलेशनशिप में और ये भूल जाओ कि मुझे पढ़ना था यार मेरे को मेरा रिज़ल्ट भी तो आने वाला है। तो आप ये बात याद रखो कि वहाँ कोई गारंटी नहीं है। आजकल लोग शादी करके 50-50 साल साथ रह के भी मैं कह रही हूँ 50-50 साल के बाद भी शादी के लोगों ने अपने डिवोर्स किया। डिवोर्स लिए हैं। ट्रू। तो एवरीथिंग इज़ अनसर्टेन आपको नहीं पता और एक रिलेशनशिप ही सब कुछ नहीं होता। रिलेशनशिप सिर्फ़ एक पार्ट ऑफ लाइफ़ होता है।
आपके मदर फादर भी एक रिलेशनशिप है, आपके ब्रदर सिस्टर भी एक रिलेशनशिप है, आपके दोस्त भी एक रिलेशनशिप है और सबका अपना महत्व है और इसी बराबर महत्व को बनाए रखना बैलेंस ऑफ लाइफ कहलाता है। किसी एक की ज़िंदगी पे अपने को निछावर कर देना कोई समझदारी वाली बात नहीं है बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। दोज़ हू हैव गिवन यू टाइम, योर पेरेंट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट, योर पार्टनर वेरी इम्पोर्टेंट, लेकिन वो जो आपका भी साथ उतना दे जितना आप उसका दे दें। तो क्या मुझे ऐसा कहना चाहिए कि पहले करियर पे फ़ोकस करो और उसके बाद रिलेशनशिप पे? ये तो सवाल ही नहीं उठता। ये मैं सही अगर हम सही एज में काम कर रहे हैं तो ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन सपोज़ कुछ लोग अपना करियर 50 साल की एज में भी शुरू करते हैं, नहीं, नहीं, वो ये जैसे कर चुके होते मैं हैं। कॉलेज गोइंग बच्चों की बात कर रहा हूँ बिल्कुल। कि अगर एक कॉलेज गोइंग बच्चा है और उसका उस समय करियर स्टार्ट होने का टाइम है और अगर उस समय वो सिर्फ़ रिलेशनशिप के चक्करों में फँसा हुआ है, तो कई बार वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है अपने करियर से, जो कि बाद में बहुत रिग्रेट होता है उसको। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि इनिशियली वो अपने पहले करियर पे फ़ोकस करे, एक बार अपने करियर को थोड़ा एस्टैब्लिश कर ले, उसके बाद रिलेशनशिप पे ध्यान दे? ये तो बेसिक कहन है। देखिए, आप और हम सभी जानते हैं कि भई पहले करियर पे ध्यान दो, उसके बाद जो करना है वो करो। आप ज़िंदगी में वो कहते हैं ना स्कूल में सिर्फ़ 10th पास कर लो बेटा ज़िंदगी सेट है। सिर्फ़ 12th पास कर लो बेटा ज़िंदगी सेट है। सिर्फ़ कॉलेज कर लो बेटा ज़िंदगी सेट है। सिर्फ़ जॉब लग जाए ज़िंदगी सेट है, पर वो ज़िंदगी सेट कभी होती नहीं है। रिलेशनशिप बहुत न 90% तो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन 10% कुछ रिलेशनशिप्स पॉज़िटिव भी होते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि सब बेकार ही हैं। भई आपको अगर कोई ऐसा पार्टनर मिल गया जो ये इतना समझदार है या वो ये समझ पा रहा है कि आपको इस वक़्त अपने करियर पे ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है, रेदर देन कि उसके साथ समय बिताए इस बात की ज़िद पकड़ ले, तो बहुत अच्छी बात है, आप दोनों चीज़ें भी मेंटेन कर सकते हो। लेकिन अक्सर लोग ऐसे होते नहीं हैं। तो हाँ, बिल्कुल पहले कुछ बन जाइए, उस जगह पे पहुँच जाइए कि आप किसी को अपने जीवन में अकोमोडेट कर सकें, उसको फैसिलिटेट कर सकें, उसके बाद आपको जो करना है कीजिए बिल्कुल, मैं तो यही सजेस्ट करना चाहूँगी। आजकल बहुत बड़ा कल्चर चल रहा है, लड़कियों में भी और लड़कों में भी, कि बहुत कम एज पे वो एज़ अ फैशन स्मोक करना शुरू कर दिया है। ड्रिंक्स और भी जाने बहुत सारी स्टेजेज़ हैं। तो एकदम से कल्चर में ऐसा क्यों आ रहा है? ये एकदम से नहीं है, ये एकदम से कुछ नहीं हुआ। ये सब हो रहा था बहुत समय से और बहुत टाइम से चला आ रहा है ये सब चीज़ें और हम और आप इसे तब तक नहीं रोक सकते हैं जब तक हम बे उसकी जड़ तक नहीं पहुँच जाते। और कंसर्ट मतलब मैं अपने आस-पास भी देखती हूँ, पार्टीज़ होती हैं तो अब जनरल फैशन हो गया है कि ड्रिंक्स होनी चाहिए, स्मोक होनी चाहिए, ये सब चीज़ें होते रहनी चाहिए। लेकिन अब धीरे-धीरे हम भी समझ रहे हैं, ये समझ में आया कि भई आप अल्कोहल को हम स्पिरिट्स बोलते हैं, उसका एक रीज़न है। स्पिरिट्स शब्द ही का मतलब इज़ नॉट वेरी पॉज़िटिव, ओके? क्योंकि ये आपके ब्लड में घुल के ये शायद बनाया ही इसलिए गया था, जितना मैं इसके बारे में पढ़ती हूँ आजकल तो मुझे समझ आता है कि दिस वाज़ मेड टू मेक पीपल गेट डाइवर्टेड फ्रॉम देयर स्पिरिचुअलिटी, डिस्ट्रैक्ट हो सकें वो। ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो सकें, इसीलिए स्पिरिट्स को जनरल दुनिया में छोड़ा गया था। भई यूज़ अल्कोहल एंड देन यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल द वरीज़, फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। एक्चुअली फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, यू विल बी फ्री फ्रॉम योर स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। आप वहाँ पे स्पिरिचुअली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आप वहाँ ना अपने बस में रहते हैं, ना किसी और के। तो लोगों को जो नेगेटिव चीज़ें हैं दुनिया में, जो सोशल इविल्स हैं, उनका इस तरीके से लोगों को कंट्रोल करना ज़्यादा आसान था और जनरली होता भी है। आजकल सबसे बड़ा चंक अपनी कमाई का सिगरेट्स, अल्कोहल में लोग उड़ाने लग गए हैं। ये एक पार्टी स्टेटस हो गया है। बिना पार्टी के कोई आजकल अपना वीकेंड बिताना नहीं चाहता है। राइट। ये एक स्टेटस सिंबल हो गया है कि सैटरडे आया है तो पार्टी तो करना ही है। कोई वजह नहीं हो तो भी पार्टी तो करना ही है, क्योंकि स्टेटस सिंबल है। और पार्टी 4 लोगों में बैठ के अच्छा खाना खा के, खिला के, अपना कल्चरल एक्सचेंज करके भी हो सकती थी जैसे पहले होती थी। मैं अपने दादा-दादी के साथ ज़्यादा रही हूँ तो मैंने देखा है कि कोई हिंदू है या मुस्लिम है, मेरे पड़ोस में जैन रहते हैं या अहमद भाई रहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जिसके घर में आज गेट टुगेदर है तो सारे पड़ोसी आएँगे, सब एक साथ बैठेंगे। और इसी तरह का कल्चर हुआ करता था। हमारे एक नेबर हैं जो मुस्लिम हुआ करते थे, जब वो उनकी बहू सबसे पहली बार घर में आई थी तो पहले हमारे घर आई थी, मेरी दादी ने उनकी गोद भराई की थी, फिर अपने घर गई थी। और हमारे घर में कोई फंक्शन होता था तो कोई गड़बड़ हो जाए, कोई घटना घट जाए तो सबसे पहले वो भाग के आते थे। ये पहले का कल्चर वो होता था, इस तरीके से लोग बिल्कुल। एक-दूसरे का कल्चरल एक्सचेंज रखते हम थे। लोग दिवाली के समय भी
एक दूसरे के यहाँ से हमारे यहाँ मिठाइयों की थालियाँ आती थी, हम दूसरों के यहाँ देने जाते थे। लोग हमारे यहाँ पहले बैठने आते थे, मम्मी-पापा दूसरों के बैठने जाते थे और जो बच्चे भी रहते थे, सब एक साथ मिलके पटाखे फोड़ते थे, वो सब होता था। बट आज ऐसा हो गया जब मैं गुड़गाँव में भी अभी रहता था कि पड़ोसी कौन है, आप उसको भी नहीं जानते हो आज की तारीख में। बहुत दुःख होता है ये सब देख के। मुझे तो बहुत होता है क्योंकि मैं एक संयुक्त परिवार में रही हूँ, एक जॉइंट फैमिली में रही हूँ और उसके बाद में बचपन से ही घर में अगर कोई चीज़ आती है, तो वो सारे भाई-बहनों में एक साथ बँट जाती थी। और आज के समय में मैं फैमिलीज़ को देखती हूँ ना, वो आपस में भी एक-दूसरे के साथ इतने जुड़े हुए नहीं हैं और ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि परिवार से आप कभी नहीं भाग सकते। राइट। आप दुनिया में किसी भी चीज़ से भाग सकते हैं। वो कहते हैं कि हर इंसान दुनिया में एक-दूसरे के साथ ना एक इनविज़िबल थ्रेड से जुड़ा हुआ है। स्पेशली आपका परिवार, आपके मदर-फादर जब तक इस दुनिया में हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें, वो आपको महसूस कर सकते हैं, आप उन्हें महसूस कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं दुनिया में, तो आपको ये कॉन्शियसली ध्यान रखना चाहिए कि ग्रैटिट्यूड जो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और आपको हर चीज़ में उसका ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो दोस्त हों या छोटी-छोटी चीज़ें हों। लोग काम के सिलसिले में अपने परिवार से दूर जाके शहर में रहते हैं और एक-दूसरे से बात भी नहीं करते। ये भी नहीं पता होता कि साइड में हमारे बगल में रह कौन रहा है। राइट। हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि भई समबडी एक्सपायर्ड इन अ फ्लैट और उनकी लाश 10 दिन बाद क्योंकि बदबू आई इसलिए मिली। इसलिए मिली कि लाश मिल गई है और फिर पुलिस को बुलाया गया और फिर उनकी शिनाख्त हुई, फिर उनको घर पहुँचाया गया। किस किस दुनिया में रह रहे और हैं कई हम? बार ये पता चलता है कि वो फ्लैट हमारे बगल वाला ही फ्लैट था। हमारे 2 घर के पास वाली फ्लैट था। एक ही दीवार हो सकता है आपको नहीं पता। राइट। ये कितने दुःख की बात है हमारे मतलब ये मुझसे ज़्यादा दुःख आपको खुद होना चाहिए इस बात का। क्या आप क्या आपकी जीवन शैली ऐसी भी नहीं है कि आप रोज़ सुबह जब उठते हैं, तो आप आपके आस-पास कोई आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम, बाय, नमस्ते करने वाला कोई नहीं है आपके साथ में? इट्स सो सैड। इट्स सो सैड राइट। और इस बात के लिए आपको बिल्कुल भी खुश नहीं होना चाहिए कि यार हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या? अपना-अपना देखो, हमें क्या? अपना-अपना देखो। ऐसा लॉन्ग टर्म ठीक नहीं है क्योंकि सोसाइटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप किस रिलीजन या किस सोसाइटी या किस कास्ट या किस कुटुंब से चले आ रहे हैं वो आपकी सोसाइटी है। अब उसकी डेफ़िनेशन बिल्कुल बदल गई है। आप जिस जगह को अपना घर मान लेते हैं, जिस जगह को चूज़ कर लेते हैं कि अब हमें यहाँ रहना है, चाहे आपको 2 साल रहना है, 4 साल रहना है, 6 साल रहना है, 10 साल रहना है, वो आपकी सोसाइटी है। आपको उसके अकॉर्डिंग रहना चाहिए, आप आपस में मेल-मिलाप करके रहना चाहिए। उससे नुकसान तो बहुत ही कम होते हैं, फ़ायदे ही ज़्यादा होते हैं। तो मुझे लगता है कुछ नहीं तो त्योहारों में ही जाके एक-दूसरे के घर मिल मिल लो। लेना चाहिए और पहले जो दिया रखते थे पड़ोसी के घर में भी जाके वो आपके घर में दिया रखने भी आते थे। कुछ नहीं तो कम से कम यही कर देना चाहिए, इससे इससे व्यवहार बना रहता है। किसी दिन लोगों को आप देखेंगे अमेरिका वग़ैरह में, यूएस में ये बहुत ज़्यादा है। छोटे-छोटे बच्चे, उनको डिप्रेशन बहुत जल्दी राइट। हो जाता है। 3-4 साल के बच्चे दीवार में अपना सर मारने लगते हैं क्योंकि वो डिप्रेस हैं। क्योंकि उनको कोई देख ही नहीं रहा है कि भाई कोई दीज़ आर डिप्रेस्ड या इनको कुछ चाहिए है, उसको कोई एड्रेस ही नहीं कर रहा है उनके इश्यूज़ को। छोटे बच्चे। तो हम तो ख़ैर बहुत बड़े हैं और हम जिस जगह जिस धरती से आते हैं, हम भारत में रहते हैं। हमारी अनेकता में ही हमारी एकता है। हम कहते आ रहे हैं सालों से, इतना बड़ा कल्चरल बैंक किसी भी देश के पास नहीं जितना हमारे पास है। और हम अगर ये पीछे छोड़ देंगे तो बहुत शर्म की बात होगी क्योंकि वी शुड बी द टॉर्च बेयरर ऑफ यूनिटी फॉर द एंटायर अर्थ, फॉर द एंटायर वर्ल्ड और हमें ये पर्सनल लाइफ में भी याद रखना चाहिए। वी शुड मतलब इतना ज़्यादा अकेला रहना बट ठीक नहीं। आजकल हम लोग देखते हैं कि लोग अपने कल्चर को फ़ॉलो करना इम्पोर्टेंट नहीं समझते। जैसे कि जैसे एक पूरा साल है, उसमें बहुत छोटी-छोटी पूजाएँ हुआ करती थी। राइट। हम लोग देखते हैं कि म मम्मी जो है पूजा कर रही हैं, इसका चीज़ का व्रत रखा है, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। बट आजकल की फ़ास्ट मूविंग लाइफ़ में लोगों के लिए ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा। तो ये तो बहुत दुःख की बात है उनके खुद के लिए क्योंकि आप समझिए ये बात मैं मानती हूँ कि हमारे देश में ना हम बहुत समय तक गुलाम रहे, ठीक है? हम बहुत समय तक गुलाम रहे लेकिन उसने हमें कभी भी हमारी चीज़ें फ़ॉलो करने से हमारी आत्मा को कोई नहीं बाँध सकता ना, हमारे शरीर को बाँध सकते हैं वो हमें गुलाम बना सकते हैं पर हमें आत्मा को नहीं बना सकते। तो हमें हमेशा ये चीज़ याद रखनी चाहिए और अब तो सनातन में जो चीज़ें बहुत सालों पहले लिखी गई थी, पढ़ाई गई थी, बताई गई थी, उसको पूरी दुनिया मानती है।
चाहे आप हनुमान चालीसा उठा लीजिए, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर मधुर फल जानू। ये क्या है? ये 2 लाइनें नहीं हैं। आप युग, सहस्त्र, 1 योजन, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको अर्थ से लेके सन की एग्ज़ैक्ट दूरी पता चलती है। तो ये यूँ ही कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता इतना बड़ा। यानी हमें बहुत सारी चीज़ें पहले से पता थी और हम कहीं लैग कर गए। हमारे पास बहुत रिच कल्चरल बैंक है, जिसकी तिजोरी की चाबी भी हमारे ही पास है। हम सिर्फ़ खोल के देखना नहीं चाहते क्योंकि अब वो खंडर लगता है। नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी कि देश किसी और में नहीं थी। ये भोपाल या इंदौर या ऐसे ही कुछ शहर जहाँ पे हम बोलते हैं कि बहुत पावर्टी है और लोग अभी भी डेवलप नहीं है। ये भारत के ऐसे ही एक प्रदेश बिहार में हुआ करती थी, जिसे हम पिछड़ा भी बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं कि बिहार से अच्छा ये तो काफ़ी पिछड़े लोग होंगे, ऐसा नहीं है। और वहाँ से सब लोग हुआ करते थे। दुनिया की बहुत सबसे पहली इंटेलिजेंट लोग। यूनिवर्सिटी हुआ करती थी नालंदा यूनिवर्सिटी। हमारे लॉज़ की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं तो बेवकूफ़ी कहना चाहूँगी मुगल्स की कि उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया। वो उसको सहेज के अपने देश में ले जाते तो भी आज वो सब चीज़ें सुरक्षित होती। 80 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स जिनकी कोई कॉपी नहीं होती है, उनको जला के राख कर दिया गया। हुँ, यानी कि इतना तो नॉलेज बैंक हमारे पास जल के राख हो गया। ये जो बचा है ये तो सिर्फ़ टुकड़े हैं, पन्ने हैं। और अगर हम अभी भी अब ये हिस्ट्री से एक्सेस होने के बाद भी अगर हम आँख बंद करके ये बोल देते हैं नहीं, 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 हम तो बहुत अच्छे हैं। हमसे ज़्यादा तो किसी को पता ही नहीं है। तो हम बेवकूफ़ हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हम हर 11s का व्रत मेरी दादी भी रखा करती थी हमेशा बोलती थी दादी हफ्ते में 5 दिन तो आपके व्रत होते हैं। हफ्ते में 5 दिन तो आपके व्रत होते हैं। दादी कहती है ज़रूरी होता है, रखना चाहिए। 11s के दिन चावल नहीं खाते, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते। अब बैठ के जब आपको यूएस के साइंटिस्ट आपको आके बता रहे हैं कि भाई द इंटरमिटेंट 11th फास्टिंग। डे हाँ, एंड दिस साइकिल ऑफ द मून इफ यू डोंट ईट योर मेटाबॉलिज्म विल इंक्रीज़। तो हम तो हम मानने के लिए मान रेडी लेते हैं। हैं। हाँ, हम हमेशा से बोल रहे हैं कण-कण में भगवान है। तो मानना बेकार था। अब जब साइंटिस्ट ने बोला कि भई ये गिब्स पार्टिकल करके है, भई ये इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स घूमते तो हैं पर इनको चला कौन रहा है? मोटर तो है नहीं है इसमें, फिर क्या चला रहा है? तो उन्होंने बोला भई एक इनविजिबल पार्टिकल है, जो इसको रन करता है और उसको नाम नाम दे दिया गॉड्स पार्टिकल। तो अब कण-कण में भगवान है। तो दिस इज़ समथिंग वी शुड नाउ एक्सेप्ट हाई टाइम। अब इतना आँखों के साथ अंधे नहीं बनना चाहिए। समझ में आ जाना चाहिए कि भई हम अपने आप को लकी सुपीरियर मानने में कोई बुराई नहीं है, ये मान लेना चाहिए। वैसे इंडिया का कल्चर है अपने आप को सुपीरियर नहीं मानते हैं, ये मान लेना चाहिए कि भई हमारे पास कुछ है, इसकी हमें वैल्यू करना है, इसको कीप सेफ करना है और देना है सबको वसुधैव कुटुंबकम अर्थ इज़ अ बिग फैमिली वी नीड टू स्प्रेड इट आउट टू द पीपल और उसके लिए पहले खुद एक्सेप्ट करना ज़रूरी है उसको। राइट। सो थैंक यू सो मच मेघा। आप आए और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे आपने डिस्कशन किया और लोगों को एजुकेट भी किया। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे जब भी मैं कोई इंटरव्यू दे रही होती हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये मेरा खुद से सामना है और वापस से मैं कुछ चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप भूल जाते हो। कभी-कभी अपने ही थॉट प्रोसेस, अपने ही रूल्स, अपनी बेसेस, अपने रूट्स आप भूल जाते हो, तो मुझे याद आ जाते हैं वो। मुझे अच्छा लगता है। आई फील मोर एनर्जेटिक आफ्टर दिस सो और आपके साथ तो बात करके बहुत अच्छा लगा बिकॉज़ द टॉपिक्स दैट यू हैव कवर्ड वर ऑल ऑफ माय इंटरेस्ट और एंड आई ऑलवेज़ लव talking to people sitting at one place and I can reach many people through you. So thank you very much. तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू मेघा टू बी हियर। थैंक यू सो मच। Thank you for calling me. Thanks a lot.